देश के तीन जाने माने टेक्निकल एनालिस्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश हैं, कुणाल हैं और राजेश पालविया हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा शुरुआत किससे करें। राजेश जी आपसे करेंगे शुरुआत? एक काम करते हैं, कुणाल जी से करते हैं शुरुआत। कुणाल जी नमस्कार सर। निफ्टी पे प्रॉफिट्स बुक कर लें या फिर बीटीएसटी करें, फिर साथ ही अपने सौदे भी बताइएगा सर, क्लोजिंग वाले। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। और मेरा मानना है कि आई थिंक निफ्टी की जो पोजीशन है उसको होल्ड या बरकरार रखनी चाहिए। हालांकि मोमेंटम स्लिप होते जाता है इंट्राडे, बट मेरा अभी भी मानना है कि मार्केट्स बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है, ब्रेकआउट के लेवल्स पे गैप्स के हिसाब से हम ट्रेड कर रहे हैं। तो जो पोजिशनल ट्रेडर्स है, जो पोजीशंस को कैरी करना चाहते हैं, आई थिंक उस लिहाज से निफ्टी के फ्यूचर्स एज वेल एज बैंक निफ्टी फ्यूचर्स दोनों की व्यू मेरी बुलिश रहेगी और मैं दोनों ही इंडाइसेस पे अपनी लॉन्ग कॉल मेंटेन करूंगा और ट्रेडर्स को यही सलाह दूंगा कि यहाँ से अपनी पोजीशंस को कैरी कर सकते हैं। जो दो स्टॉक्स मैं यहाँ पे रेकमेंड करूंगा, पहला रहेगा मुथूट फाइनेंस पे। मेरा मानना है कि स्टॉक एक नए ब्रेकआउट के लेवल्स पे आ चुका है। चौथा रीटेस्ट है 1070-75 का मुथूट फाइनेंस पे। तो जैसे ही ये रीटेस्ट क्रॉस हो जाएगा और 1070-75 के लेवल्स को क्रॉस कर देगा स्टॉक, तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट आ सकता है। 1100 का टारगेट रख सकते हैं, यहाँ पे 1050 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं मुथूट फाइनेंस पे। फार्मा स्टॉक्स अपेरेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एबट इंडिया एक ऐसा स्टॉक है जिसने स्विंग ब्रेकआउट कंफर्म किया है। इसे हम डबल बॉटम कह सकते हैं, कप एंड हैंडल भी कह सकते हैं। तो इस पर भी मैं रिकमेंडेशन दूंगा बाय की। 1000 पॉइंट्स हायर टारगेट रख सकते हैं, तो करीबन 20,500 का टारगेट रख सकते हैं एबट इंडिया पे। स्टॉप लॉस 19,000 का। चलिए, तो दो इंटरेस्टिंग स्टॉक्स कुणाल की तरफ से, मुथूट और साथ ही एबट इंडिया 20,500 तक के टारगेट्स। मुथूट फाइनेंस में भी एक्शन यहाँ पर नजर आ रहा है। थैंक्स कुणाल फॉर द कॉल्स और बाजार पर अपनी राय देने के लिए। लेकिन नरेश भी हमारे साथ। नरेश गुड आफ्टरनून। रिकॉर्ड स्तर से सिर्फ करीब 400 अंकों की दूरी पर बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी में सेंटिमेंट्स कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि ऊपरी स्तरों से निफ्टी में थोड़ा सा फिजल आउट एक्शन हम देख रहे हैं। ऐसे में स्ट्रैटेजी क्या बनाएंगे और साथ ही ट्रेडिंग पिक्स क्या होंगे आपके? सो ओवरऑल पूरे ये मूव में यही पैटर्न देखी गई है कि गैप अप होता है और फिर वहीं पर रह जाते हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, मोमेंटम उतना ग्रेट नहीं है ड्यूरिंग द डे। सो जब तक मोमेंटम चल रहा है तो तब तक राइड करना है ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के साथ। सो स्टॉक स्पेसिफिक जो मैं देखूंगा, सबसे पहले मेरा भी बाय रहेगा मुथूट फाइनेंस पे, क्योंकि इसने कम से कम 3 से 4 हफ्ते निकाल लिए ये 1000 to 1070 में। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक में क्विक मूव आ सकता है 1180 तक। रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड है, यहाँ पे प्रीएम्प्टिव अभी से ही बाय कर रहा है। स्टॉप लॉस 1050, टारगेट 1180। दूसरा बाय रहेगा ओएनजीसी पर, जहां पे अगेन ये स्टॉक काफी टाइम से साइडवेज रहा है। अगर 136 137 क्रॉस होता है तो एक काफी बड़ा रेंज ब्रेकआउट होगा लास्ट 3-4 महीने का। सो यहाँ पे भी प्रीएम्प्टिव बाय है। स्टॉप लॉस होगा 132, टारगेट होगा 150। ओके ठीक है, एक ओएनजीसी हो गया और दूसरा मुथूट फाइनेंस है। मुथूट तो कुणाल भी कह रहे हैं कि दोनों की लिस्ट में आ गया मुथूट फाइनेंस। और आप यकीन मानेंगे 12 बजे भी हमने जब शो डिस्कस कर रहे थे एफ&ओ के अंदर, तब भी मुथूट फाइनेंस हमारी लिस्ट में भी था और हमने आज इसको ताज़ा खरीदारी की कैटेगरी में डाला है। राजेश जी आपके पास आ रहा हूँ, आपकी लिस्ट में भी है क्या मुथूट फाइनेंस? डिम्पी जी नहीं, मुथूट फाइनेंस तो नहीं है, लेकिन दूसरे 3 स्टॉक जरूर है मेरी लिस्ट में और तीनों बाय के ही स्टॉक है। बताइए सर, फिर बताइए। तो पहला स्टॉक डिम्पी जी रहेगा अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट में देखें तो आज अडानी ग्रुप में एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। अडानी इंटरप्राइज भी एक अच्छा मूव कैरी कर रहा है। अडानी पोर्ट में एक करेक्शन के बाद स्टॉक ने 800 के आसपास से एक अच्छा सपोर्ट बेस बना के वहां से जिस तरीके से आज बाइंग इंटरेस्ट वापस यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, हमें लगता है अडानी पोर्ट को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। स्टॉक अपने सारे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस को ऑलरेडी होल्ड करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के यहाँ पे फॉर्मेशन बने हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये स्टॉक यहाँ से अब 860 870 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो 820 के स्टॉप लॉस से अडानी पोर्ट बाय करने की सलाह रहेगी। और डिस्क्लेमर ये रहेगा कि ये स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया हुआ है। दूसरा स्टॉक होगा टाटा मोटर। टाटा मोटर में भी देखें तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक में 400 के आसपास एक मल्टीपल सपोर्ट जोन बने हुए हैं। उसके आसपास से स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन रेंज का अब यहाँ पे ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। नियर टर्म चार्ट पे एक स्ट्रेंथ यहाँ पे क्लियरली प्ले आउट होते हुए दिख रही। हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं टाटा मोटर में जो सेटअप बने उसके हिसाब से इसके टारगेट आना चाहिए करीब 440 तक की अपसाइड यहाँ पे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आते हुए दिख सकती है। 412 का स्टॉप लॉस रखेंगे। तीसरा स्टॉक होगा केमिकल स्पेस से और वो होगा एसआरएफ का। स्टॉक में अगर हम देखें तो डेली सेटअप पे स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को यहाँ पे क्रॉस करते हुए दिख रहा है। आज का जो मूव बना है स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के पास से एक अच्छा
प्राइस वॉल्यूम एक्शन यहाँ पे बनाते हुए दिख रहा है। वीकली सेटअप में भी देखें तो 5 वीक का एक रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। तो एसआरएफ में जो ब्रेकआउट यहाँ पे बने हैं, हमें लगता है ये स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम बनाते हुए दिख सकता है। 2750 तक के अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 2575 का स्टॉप लॉस होगा। बिल्कुल राजेश जी, सही कहा आपने। राजेश जी के रेडार पर केमिकल प्लेज हैं, ऑटोमोबाइल स्पेस है और अडानी ग्रुप स्टॉक्स में भी अच्छा एक्शन दिख रहा है। और यहाँ पर अगर सेंटिमेंट्स देखें नतीजों के लिहाज से, अगर अनुमान की बात करें करीब 32% के अप मूव्स एक्सपेक्टेड है, मुनाफा भी बढ़ता हुआ दिख सकता है। अडानी ग्रुप का स्टॉक जो है लगातार फोकस में भी है। इस बीच आपके टीवी स्क्रीन पर आप M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऑटो बिक्री के नंबर्स देख रहे हैं। एक रिएक्शन स्टॉक में नजर आ रहा है। कुल बिक्री जो है जहां 63,500 यूनिट का अनुमान था, 61,114 यूनिट पर आती हुई दिखी, यानी कि अनुमान से बिक्री का आंकड़ा जो है इस वक्त कम आता हुआ दिखा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा करीब आधे से 1% की तेजी के साथ स्टॉक में इस वक्त मूवमेंट आते हुए दिख रही है। ट्रैक्टर बिक्री जो है वो करीब 11% बढ़ती हुई दिखने को मिली है। और आंकड़े की अगर बात करें, कुल ट्रैक्टर बिक्री जो है 51,994 यूनिट्स पर आते हुए दिखी है, जबकि अनुमान 46,500 यूनिट का था। तो ट्रैक्टर बिक्री का आंकड़ा अनुमान से बेहतर इस वक्त नजर आ रहा है और कुल बिक्री के डेटा जो है अनुमान से इस वक्त हम कमजोर देख रहे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टॉक को डिस्कस करते हैं। राजेश जी, एक बार क्विकली आप अपनी राय दीजिए। M&M स्टॉक में पॉजिटिव मूवमेंट है और ऑन दी फेस ऑफ इट अगर नतीजे देखें, ट्रैक्टर बिक्री बढ़ी है, अनुमान से ज्यादा बढ़त है। मानसी जी, बिल्कुल स्टॉक तो एक क्लियरली अप ट्रेंड में ही यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ही ट्रेड कर रहा है। जिस तरीके के वीकली चार्ट है, थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्ट्रेंथ यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रही, तो हमें लगता है कि बने रहना चाहिए। बिल्कुल यहाँ से स्टॉक में 1450-1500 तक की अपसाइड भी आगे आने वाले हफ्तों महीनों में देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। कोई भी डिप भी मिलेगी तो इसमें ऐड करने की ही सलाह है। स्टॉप लॉस जो है स्टॉक के वो करीब अब ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे करीब 1310-1315 की रेंज में, लेकिन अपसाइड में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें 1450-1500 तक की अपसाइड भी आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिल सकती है। तो बने रहने की सलाह रहेगी M&M में। ठीक है, तो ये तो महिंद्रा एंड महिंद्रा पे एक राय राजेश दे रहे हैं हमें। हमारे साथ ध्वनि भी है, अब ध्वनि पटेल। ध्वनि, बहुत बहुत स्वागत है आपका, गुड आफ्टरनून। आप क्या मार्केट पे व्यू बना रही हैं? यहाँ से एक बार के लिए आप प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे रही हैं या फिर आपको लगता है कि नहीं अभी भी बाइंग के मौके हैं, बाजार तेज है? 18,200 की खैर रेजिस्टेंस की भी बात कहाँ की जा रही थी, आज दिन भर में तो हमने नहीं देखा। वहां पर आपको एक टफ रेजिस्टेंस दिखती है, सप्लाई जोन दिखता है, क्या व्यू रहेगा इंडेक्स पे? डेफिनेटली एक कॉशन व्यू है। कोई भी एक यहाँ पे डेफिनेटली हम शॉर्ट टर्म पे एक बुलिश ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं, बट इसे इग्नोर नहीं कर सकते हम इस फैक्ट को कि फिलहाल हम जब जिन लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं वहां पे मल्टीपल टाइम्स हमने एक रेजिस्टेंस को देखा है और उस रेजिस्टेंस को वहां पे हमने सस्टेन भी करा है। तो रेजिस्टेंस जो यहाँ पे बन रहा है वो काफी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे है। तो जिनकी यहाँ पे अगर बाइंग है तो मेरी एक बार के लिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर भी हम देख रहे हैं, तो बैंकिंग में भी हमें आज प्राइवेट बैंकिंग की तरफ से काफी एक पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिला है। PSU बैंक्स की तरफ से डेफिनेटली एक पार्टिसिपेशन रहा है। तो मेरा यहाँ पे डेफिनेटली एक बुलिश साइड का व्यू बनता है, बट वो हम कंफर्मेशन मिलेगा जब हम 18,350 के लेवल्स है उनको पार करते हैं। उसके बाद तब तक कोई भी एक राइज यहाँ पे है तो वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग की अपॉर्चुनिटी की तरीके से वो उसको ट्रीट करना चाहिए। ठीक है ध्वनि, आप जो अलग अलग शेयर्स बता रहे हैं, लेकिन खैर मार्केट एक पूरी तरह से एक रेंज में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जो अभी नरेश थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे ना कि मार्केट खोलता तो गैप के साथ है, लेकिन उसमें फोर्स की कमी आ जाती है, वो पावर नहीं है कि अपने रेंज का ब्रेकआउट कर दे। खैर कोई बात नहीं, हम यही है और मार्केट भी यही है, देखते हैं आगे चल के कहाँ पे कैसे होता है। कुछ एक अलग अलग स्टॉक्स के अंदर आपको ध्यान रखना होगा। आज राजेश जी ने अभी थोड़ी देर पहले एक शेयर का नाम बोला था, अदानी एंटरप्राइजेज। जब से निफ्टी में शामिल हुआ है उसके बाद का अब तक का ये सबसे बड़ा रिटर्न है इन टर्म्स ऑफ अ परसेंटेज। अदानी एंटरप्राइजेज में इंट्राडे का 7.5% इंट्राडे अदानी एंटरप्राइजेज निफ्टी से पहले चलता था, निफ्टी के अंदर एंटर होने के बाद यह पहली बार चला है। इसकी वेटेज कम है इसलिए बाजार के अंदर ब्रेकआउट नहीं हुआ। अदानी एंटरप्राइजेस को मैं छोड़ दूंगा क्योंकि 7% से खरीदा नहीं जाएगा। अदानी पोर्ट ऑलरेडी आपको सर बता चुके हैं। राजेश जी, इसके अलावा अदानी ग्रुप के एक दो शेयर आप हमको और बता सकते हैं क्या, जहां पर आपको बस दिखता है, जहां पे आपको रेंज का ब्रेकआउट दिखता है? जी, एक चीज मैं करेक्ट करना चाहूंगा, निफ्टी में एंटर होने के बाद ये 3 अक्टूबर को पहली बार
10% गिरा जरूर था, बड़ा पहली बार 7% है निफ्टी में आने के बाद। तो ये 10% का मूव ऑलरेडी फॉल यहाँ पे दिखा चुका था निफ्टी में आने के बाद। तो ये एक मूव अडानी एंटरप्राइज ने डिस्प्ले किया था निफ्टी में। नहीं सर, मैं ना बढ़ने की बात बोल रहा हूँ। सर अडानी शेयर्स के गिरने की तो बात ही नहीं होती, सिर्फ बढ़ने की बात होती है। मैं तो 7% बढ़ने की बात बोल रहा था। मैंने निफ्टी का पहली बार देखा और मैंने जब चेक किया तो मेरे को लगा कि हाँ, ये पहली बार इंट्राडे 7% ऊपर आया है। बिल्कुल। तो अडानी ग्रुप के मैं दूसरे स्टॉक्स को भी यहाँ पे स्कैन कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे जो स्टॉक यहाँ पे अब अट्रैक्टिव लग रहा है रिस्क टू रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है अडानी विल्मर का। स्टॉक में एक करेक्शन के बाद काफी समय से स्टॉक एक लोअर साइड पे 660 रुपए 655 रुपए के आसपास एक बेस बना के वहां से मल्टीपल टाइम हमने देखा पुल बैक बनते हुए दिखे। डेली सेटअप पे भी अगर हम देखें छोटी टाइम फ्रेम पे, तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट भी बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक अपने 100 डे मूविंग एवरेज को ऑलरेडी होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है रिस्क टू रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अब यहाँ पे अडानी विल्मर एक अट्रैक्टिव लग रहा है स्टॉक। हमें लगता है अगर यहाँ पे 660 655 के स्टॉप लॉस रखे और वो लेवल नहीं टूटते, तो स्टॉक में एक पुल बैक के यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है जो कि इसको 740 की तरफ लेके जा सकता है। तो अडानी विल्मर यहाँ पे देखा जा सकता है, और एक अडानी टोटल गैस को भी यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। ओवरऑल इसका सेटअप भी पॉजिटिव है। अगर हम देखें तो ये स्टॉक में जिस तरीके से मंथली सेटअप पे एक साइडवेज कंसोलिडेशन पिछले 2-3 महीनों से देखने को मिला है, और डेली सेटअप में एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे बनते हुए दिख रही। तो हमें लगता है अडानी टोटल गैस भी एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से दिखा सकता है। 3800 तक की अपसाइड शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से स्टॉप लॉस होगा करीब 3540 के आसपास। अडानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स हमने डिस्कस कर लिया, और कर भी कह सकते हैं क्योंकि ग्रुप पूरा चल रहा है। अडानी पोर्ट्स पर आपने रिकमेंडेशन दी है, अडानी एंटरप्राइजेस डिम्पी ने आपको पूछ लिया, अडानी टोटल गैस और अडानी विल्मर पर भी आपका फोकस है। तो चलिए, अडानी ग्रुप स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर ही रहे हैं, लेकिन डिविज लैबोरेटरीज इस स्टॉक में भी अच्छा खासा एक्शन है। ध्वनि, इस स्टॉक पर आप राय दीजिए। करीब 5% की तेजी हम देख रहे हैं 3790 के लेवल्स पर। आज 3800 के पार भी गया है, और अब वहां से हम देख रहे हैं लेवल्स जो है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहे हैं। इन स्तरों पर टेक्निकली चार्ट्स क्या कह रहे हैं? ओवरऑल एक फार्मा सेक्टर ही है जिसने आज इंडेक्स को अच्छे से पकड़ के रखा हुआ है, और हम इसी में देख रहे हैं कि मोमेंटम काफी अच्छा बनता हुआ दिख रहा है। डिविस लैब आज जो इसने मूव दिया है 5% का, वो काफी एक बहुत ही शानदार मूव है, क्योंकि इसके अंदर जो वॉल्यूम्स का एडिशन है, वो वॉल्यूम्स का एडिशन भी हमें देखने को मिल रहा है कि आज पार्टिसिपेशन काफी अच्छी तरह से हुई है। इसकी जो अपराइज हुई है, इसमें आज के जो हाइज इसने बनाए हैं वो एक रेजिस्टेंस लेवल के पास बनते हैं, जहां पे हमने देखा था कि 6 अक्टूबर को वो एक वहां पे स्विंग हाई बनी हुई थी। इन लेवल्स के ऊपर हमें अगर नेक्स्ट 30 मिनट्स में इसके ऊपर ट्रेड होते हुए दिख रहे, तो डेफिनेटली यहाँ से बाइंग के मौके इसके अंदर बनते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि इसके फर्स्ट टारगेट्स जो बन रहे हैं, तो 3900 का एक फर्स्ट टारगेट बनता है शॉर्ट टर्म के लिए, जो हमें अगले 1 या 2 सेशंस में देखने को मिल सकता है। उसके ऊपर इसके जो बाइंग जो नेक्स्ट टारगेट्स बन रहे हैं, तो हमें 4100 तक के लेवल्स भी इसके अंदर विटनेस करने को मिल सकते हैं। डेफिनेटली इसके अंदर जो स्टॉप लॉस रहेगा, वो स्टॉप लॉस इसका हम जो स्विंग इसका लो लेके चलते हैं, तो वहां पे हमें मिल रहा है कि 3690 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाना रहेगा, और इस में आज की जो क्लोजिंग रहेगी वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके बाद इसमें हम बाइंग कर सकते हैं। तो ये तो डिविस लैब पर राय रही है। एक स्टॉक और जो हमने सुबह मॉर्निंग में डिस्कस भी किया था, डिब्बी ने हाईलाइट भी किया था, गॉडफ्रे फिलिप्स। 7% की मूव वहां पर भी है, एक बड़ी मूव है, और ये पीछे 1200 के लेवल से, राजेश, ज्यादा दूर पुरानी बात नहीं है। 1200 के लेवल से चलते चलते स्टॉक अब लगभग 1550 के लेवल पर आ गया है। अभी फिलहाल क्या करना चाहिए? 6-6.5% मूव तेज है, क्या दोबारा से एक नई चाल शुरू हो रही है गॉडफ्रे फिलिप्स में? क्या आप इन लेवल्स पर बाइंग की रिकमेंडेशन देंगे, या फिर थोड़ा ब्रीदर मिले तब इसमें घुसे? तो प्रियंका जी देखिए, इसमें स्टॉक में जो मूव बना है, अब ये मल्टी मंथ ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिखा। ऑलमोस्ट स्टॉक में जो आज मूव बने हैं, स्टॉक ने अपने नवंबर 2016 के हाई को भी यहाँ पे अब क्रॉस किया है। तो एक काफी बड़ी टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट बनते हुए दिख रहे हैं, और जिस तरीके के सेटअप है, हमें लगता है ये स्टॉक फर्दर यहाँ से तेजी एक्सटेंड करते हुए दिख सकता है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस स्टॉक में टारगेट आना चाहिए करीब 1750-1800 तक के अपसाइड के टारगेट भी यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये स्टॉक हमने हमारी दिवाली पिक में भी रिकमेंड किया हुआ है, और हम इसमें 1800-1900 तक की अपसाइड के टारगेट यहाँ पे प्रोजेक्ट करते हुए चल रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे कोई छोटी मोटी गिरावट अगर मिलती भी तो ऐड किया जा सकता है। स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, और जिस तरीके के सेटअप बने हुए हैं, हमें लगता है यहाँ से आप
जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया है वो करीब आएगा 1510 1520 की रेंज में। अगर छोटी मोटी कोई डिप मिलती तो इसको ऐड किया जा सकता है। राजेश जी, आप ये दिवाली वाली लिस्ट में तो हमारे साथ शेयर तो किया, हमने तो बताया था, उसमें भी जहां तक मेरे को ध्यान है आपके गॉडफ्रे फिलिप्स है। एक दो पटाखा और बताइए ना जो भी बजा नहीं है, अभी बजना बाकी है, जो पटाखा भी बजना बाकी वो वाला बताओ एक दो और। तो डिम्पी जी देखिए, इसमें वोल्टेम ट्रांसफार्मर एक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। कैंप्स भी हमारा दिवाली पिक स्टॉक है जो कि अभी बजना बाकी है। काफी अच्छा कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में करेक्शन के बाद रिवर्सल यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं। तो कैंप्स, वोल्टेम ट्रांसफार्मर और L&T टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज LTTS, जो कि मैंने काफी बार ये स्टॉक यहाँ पे रिकमेंड किया है। ये 3-4 स्टॉक हमें लगता है कि अभी यहाँ से एक अच्छा अपमूव दिखा सकते हैं। हालांकि आइशर मोटर था वो काफी चल चुका है, अब सिप्ला भी ऑलरेडी एक मोमेंटम दे चुका है। तो ये 3-4 स्टॉक हमें लगता है कि यहाँ पे बाय एंड एक्यूमुलेट किए जा सकते हैं और काफी अच्छे रिटर्न्स आगे आने वाले महीनों में इनमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है सर, एक शेयर और है धोनी जो मेरे को आपसे पता करना है। आप जरा TCS के चार्ट खोलिए और जरा ये देख के बताइए कि TCS के अंदर जो एक डाउन चैनल बना हुआ था उसका ब्रेकआउट आपकी नज़र में भी हो गया है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि हाँ ये ब्रेकआउट हो गया है और अब TCS के दिन आगे हैं चलने के। 500 रुपये भी चल जाएगा तो मेरे को हैरानी नहीं होगी। आप भी कुछ ऐसा ही मानते हैं? डिम्पी, यहाँ पे TCS का जो आप डाउनवर्ड चैनल बोल रहे हैं वो ब्रेकआउट हो चुका है, जिसको उसने रिटेस्ट भी करा था। जो हमें एक प्रीवियस स्विंग लो मिले हैं यहाँ पे 2966 के लेवल्स के पास, उन लेवल्स पे उस जो चैनल ब्रेक हुआ था उसका रिटेस्ट भी हुआ है और उसके बाद स्टॉक ने वहां पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर चला है। तो डेफिनेटली यहाँ पे इसके अंदर एक जो स्ट्रेंथ है और पोटेंशियल है वो ज्यादा बनती हुई दिख रही है। ओवरऑल हम जब कहते हैं कि स्टॉक ट्रेंडिंग है तो RSI भी उसकी जो होती है वो 70 के ऊपर होती है। आज के दिन का जो इसका अपमूव मिला है उसमें इसकी RSI 73 के ऊपर चली है, तो मोमेंटम भी यहाँ पे बनता हुआ सा दिख रहा है। ओवरऑल स्टॉक में हमें जो पॉजिटिव साइड का मोमेंटम बनता हुआ और ज्यादा दिखेगा तो 3300 का लेवल बनता है, जिसके ऊपर हमें इसके अंदर एक और जो एक्सपर्ट होना चाहिए मोमेंट में वो बनता हुआ दिखेगा। और उस ऊपर की तरफ के जो टारगेट्स इसके दिख रहे हैं तो यहाँ से 3443 का जो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे बनता है वो डेफिनेटली अचीवेबल है और वहां पे मल्टीपल हमें स्विंग्स भी मिले हैं। तो फर्स्ट टारगेट इसका 3443 का रहेगा और नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा तो 3180 के स्टॉप लॉस से इसको डेफिनेटली यहाँ पे ऐड करा जा सकता है। राइट इन एक्शन तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन इवेंट्स के लिहाज से अगर देखें तो आज का दिन ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए है, क्योंकि ऑटो सेल्स के डेटा एक एक कर आज सुबह से ही आ रहे हैं। एस्कॉर्ट्स की बोटा के साथ शुरुआत हुई, उसके ठीक बाद हमने देखा पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में एक्सपेक्टेशन अच्छे नंबर्स की थी और ऐसी कुछ तस्वीर दिख भी रही है। मारुति, आइशर मोटर, अशोक लेलैंड, तमाम कंपनियों के ऑटो बिक्री के आंकड़े आए और अभी अभी इसमें M&M को भी जोड़ना चाहिए क्योंकि अच्छे डेटा आए हैं। आइए एक बार सृष्टि से समझते हैं कि ऑटो बिक्री के अब तक के आए डेटा कैसे नजर आ रहे हैं। सृष्टि बताएं, ऑटो सेल्स कैसे दिख रही है? जी हाँ, बिल्कुल। फेस्टिव सीजन सेल्स का जो असर है हम ऑटो कंपनीज के नंबर पर ज़रूर देख रहे हैं। उम्मीदें भी अच्छी लगाई जा रही थी पर उन उम्मीदों को सरपास करती नजर आई है फिलहाल टू व्हीलर कंपनीज और साथ ही ट्रैक्टर बिक्री हमारी उम्मीद से ज़्यादा है। सबसे पहले अगर बात करें बजाज ऑटो की तो कंपनी ने करीब 3.9 लाख यूनिट्स जो है अक्टूबर महीने में बेची है। यहाँ पे जो पॉइंट सामने आया है वो है कि कंपनी का जो ओवरसीज मार्केट है वहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। 9% की महीने दर महीने उनके इंटरनेशनल बिजनेस में ग्रोथ दर्ज की है। कई समय से यहाँ पे प्रेशर बरकरार था और डोमेस्टिक का भी सहारा मिला है, जिसके चलते जो आंकड़े हैं वो हमारी उम्मीद से बेहतर हैं। वहीं ट्रैक्टर सेल्स बिक्री की बात करें तो एस्कॉर्ट्स ने अपने नंबर घोषित किए हैं। हम उम्मीद कर रहे थे लगभग 12,000 के आसपास ये आंकड़ा रहेगा, पर कंपनी ने 14,000 से भी ज्यादा यूनिट्स इस बार बेची हैं और आने वाले समय में उनका कहना है कि इन्फ्लेशन को लेकर थोड़ी सी चिंताएं बरकरार है उनके मार्जिन को फ्रंट पे, पर इस बार की जो डिमांड देखने को मिली है वो जबरदस्त रही। अब बात करते हैं पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में। हम जानते हैं कि डिमांड बेहद स्ट्रांग है। यहाँ पे मारुति सुजुकी से हम उम्मीद लगा रहे थे कि 1.7 लाख यूनिट्स बेचेगी, पर कंपनी ने लगभग 1.67 लाख यूनिट्स बेची हैं, जो कि उम्मीद के लगभग आसपास है। पर कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट पे जरूर नजर डालें, उम्मीदें काफी अच्छी लगाई जा रही थी क्योंकि महीने दर महीने हम देख रहे थे कि ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है बड़ी मजबूती से आगे बढ़ता है। पर इस बार आइशर मोटर्स और साथ ही
अशोक लेलैंड, ये दोनों ही कंपनीज ने थोड़ा सा निराश जरूर किया है। आयशर मोटर्स ने 6038 यूनिट्स बेची हैं, जो कि 9% की महीने दर महीने गिरावट है, और साथ ही अशोक लेलैंड की बिक्री में 15% की महीने दर महीने कटौती देखने को मिली है। उम्मीद थी कि 16,000 से ज्यादा यूनिट्स कंपनी बेचेगी, पर लगभग 15,000 के आसपास उनकी इस बार बिक्री देखने को मिली है। तो क्लियरली टू व्हीलर कंपनीज ने अच्छा प्रदर्शन किया है, ट्रैक्टर्स भी इसमें शामिल है, पर पैसेंजर व्हीकल अनुमान के मुताबिक और साथ ही कमर्शियल व्हीकल ने निराश किया है अभी तक, पर अभी भी कई सारे आंकड़े आने बाकी हैं। चलिए, तो पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल से तो उम्मीदें थी, लेकिन जैसे कि सृष्टि बता रही हैं निराश किया है। ट्रैक्टर सेल्स में अच्छी मजबूती आती हुई दिखी है। ध्वनि, ऑटोमोबाइल सेल्स के आंकड़े आ रहे हैं और इन आंकड़ों के साथ साथ हम देख रहे हैं कि स्टॉक्स में भी कॉशियस मूवमेंट नजर आ रही है, चाहे फिर मारुति का स्टॉक हो, आयशर मोटर्स, अशोक लेलैंड, हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव। महिंद्रा एंड महिंद्रा के तो अभी ताजा आंकड़े आए और उसका सेंटिमेंट एक पॉजिटिव जरूर रहा है, लेकिन कोई ऑटोमोबाइल या ऑटो एंसिलरी स्टॉक आप पिक करना चाहेंगी? ध्वनि, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यहाँ पे मेरी जो पिक बन रही है वो हीरो मोटोकॉर्प पे बन रही है। हीरो मोटोकॉर्प का यहाँ पे हम ओवरऑल जो चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो आज के दिन में हमें डेफिनेटली यहाँ पे एक सबड्यूड मोमेंटम देखने को मिला है, बट ओवरऑल इसका अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमने एक बॉटम यहाँ पे बहुत ही अच्छा बनाया है, जहाँ पे 2500 लेवल्स के पास इसका एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल बना है, और उसके बाद स्टॉक ने एक अपवर्ड मोमेंटम यहाँ से शुरू करा है। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में करंट लेवल से भी बाइंग की रिकमेंडेशन बनती है, और उसमें ऊपर की तरफ के जो फर्स्ट टारगेट्स बनते हैं तो 2830 तक का एक फर्स्ट टारगेट बनता है, जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा इस केस में। तो आप नीचे की तरफ में एक 2650 का स्टॉप लॉस लेके चलिए, और हीरो मोटोकॉर्प में करंट लेवल से बाय कर सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प को आप बाय करने की रिकमेंडेशन दे रही हैं ध्वनि, लेकिन आज हमने देखा कि इंट्राडे में मेटल स्पेस ने भी रिकवरी अच्छी दिखाई। आप सेल को देखें, जेएसडब्ल्यू स्टील को देखें, वहां पर अब आप शॉर्ट कवरिंग अबाउट दिख रहा है। क्या आपको लग रहा है कि पूरे सेक्टर में अबाउट दिखेगा? पीछे जो शॉर्ट्स बने थे वो कवर हो रहे हैं, या फिर ताजा खरीदारी भी है? ध्वनि जी बिल्कुल, यहाँ पे ओवरऑल हम मेटल सेक्टर जो देख रहे हैं, तो इसमें आप देखिए तो जेएसडब्ल्यू स्टील का जो चार्ट स्ट्रक्चर है, वो चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे सबसे ज्यादा एक कन्विंसिंग पैटर्न बनाता हुआ हमें दिख रहा है। नीचे की तरफ ने इसने जो डबल बॉटम्स बनाए हैं, तो 615 का लेवल बनता है, जहां पे स्टॉक ने एक 2 डबल बॉटम्स बनाए हैं, और उसके बाद हमने एक बहुत ही सडन अपमूव इसके अंदर देखा है, जिसके अंदर इसमें जो मोमेंटम के क्रॉसओवर्स है वो भी एक पॉजिटिव साइड पे बनते हुए दिख रहे हैं। आज के दिन का जो मूव है इसका, इसमें इसने जो इसके 2 रेजिस्टेंस बन रहे थे उनको भी ब्रेक करा है। करंट लेवल से स्टॉक डेफिनेटली एक अट्रैक्टिव प्राइसिंग पे है, और इसके अंदर जो फर्स्ट प्राइमरी टारगेट्स मिलते हैं, तो हम देख सकते हैं कि 708 तक के लेवल्स है जो इसके फर्स्ट अचीवेबल है। इसके ऊपर इसकी क्लोजिंग मिलती है तो इसके अंदर हम 733 तक के भी नेक्स्ट लेवल्स विटनेस कर सकते हैं। इस केस में नीचे की तरफ में जो हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, तो 665 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना जरूरी रहेगा। जेएसडब्ल्यू स्टील पर ये राय, स्टॉप लॉस और टारगेट्स आपको बताए गए हैं, लेकिन जेएसडब्ल्यू स्टील के साथ ही जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर भी ध्वनि एक बार राय दीजिए, क्योंकि पोस्ट नंबर्स अच्छा एक्शन हमने देखा और बीते 2 सेशंस में ही स्टॉक में अच्छी मजबूती, और उस पर आपकी राय जरूर लेंगे। लेकिन इस बीच यूपीएल के तिमाही नतीजे आते हुए दिखे हैं। रिजल्ट्स एक बार देख लेते हैं। कंपनी की आय में इजाफा देखने को मिला, 10,567 करोड़ से आय 12,507 करोड़ पर ऑन ईयर बेसिस आती हुई दिखी है। यूपीएल के स्टॉक में भी एक मूवमेंट आप आज सुबह से ही देख रहे हैं, और इस वक्त नतीजों की अगर बात करें ऑन दी फेस ऑफ इट, रेवेन्यू के फ्रंट पर आप देखें आंकड़ा जो है वो बढ़कर आया है। अनुमान यहाँ पर मुनाफे के फ्रंट पर भी सालाना आधार पर बढ़त का ही था, और जैसे जैसे नंबर्स हमारे सामने आएंगे हम आप तक का पहुंचाएंगे। लेकिन मार्जिन के फ्रंट पर अगर देखें, आंकड़ा 18% से 20% पर बढ़ता हुआ दिखा है। तो क्लियरली पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स इस वक्त मार्जिन के और साथ ही रेवेन्यू के फ्रंट पर आते हुए दिखे हैं। कंसोलिडेटेड मुनाफा जो है 810 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। यूपीएल के Q2 के रिजल्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव आते हुए, मार्जिन्स पॉजिटिव हैं, कंपनी के रेवेन्यूज पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। राजेश जी, एक बार यूपीएल पर अपनी राय दीजिए। स्टॉक में रिएक्शन तो हम देख रहे हैं डाउनवर्ड्स नजर आ रहा है, लेकिन नतीजे जो हैं इस वक्त सालाना आधार पर अच्छे दिख रहे हैं। तो देखिए, यूपीएल में पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो एक रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक में जो रिकवरी बनी थी उसमें स्टॉक ने अपने 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज को यहाँ पे सरपास किया है,
हमें लगता है कि ओवरऑल अगर देखें तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक में जिस तरीके का यहाँ पे मोमेंटम बना है पिछले कुछ दिनों से, ये स्टॉक में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर ये 710 के लेवल को होल्ड आउट कर लेता है और नंबर का रिएक्शन जरूर अब यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन 710 इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल होल्ड आउट रहते तो हमारा व्यू यहाँ पे पॉजिटिव है स्टॉक पे, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये स्टॉक 710 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है डिप्स में, और अपसाइड में ये स्टॉक में जैसे ही 745 का लेवल क्रॉस होगा तो फिर ये 765 770 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे 710 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह रहेगी। अगर कोई डिप मिलती, यहाँ पे छोटी मोटी गिरावट मिलती रिएक्शन के चलते रिजल्ट के, तो बाय करने की सलाह। ग्रोथ की अगर बात करें, प्राइस हाइक और फॉरेक्स बेनिफिट्स यहाँ पर मिलते हुए दिखे हैं, जिसके चलते रेवेन्यूज के फ्रंट पर अच्छे डेटा आते हुए हम देख रहे हैं। मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ नजर आई है वॉल्यूम्स के फ्रंट पर। इसके अलावा ज्योग्राफी वाइज अगर देखें, इंडिया बिजनेस काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, हालांकि यूरोप के बिजनेस में एक फ्लैट ट्रेंड नजर आया है, और नॉर्थ अमेरिका साथ ही रेस्ट ऑफ द मार्केट्स की अगर बात करें तो ग्रोथ उसमें देखने को मिल रही है। कुछ फैक्टर्स हैं, प्राइस ट्रेंड और रॉ मटेरियल सिनेरियोज, जिस पर खास नजर रखनी होगी। मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या आएगी उस पर भी हमारा फोकस रहेगा। ध्वनि, कमिंग बैक टू यू, JSW एनर्जी पर मैं आपसे राय जानना चाह रही थी। अच्छी मजबूती देखी है पोस्ट नंबर्स, और ये मजबूती आज भी कायम है, इस पर क्या राय होगी? जी बिल्कुल, यहाँ पे स्टॉक में हमने देखा है कि राइस के साथ साथ इसमें वॉल्यूम्स का भी जो पार्टिसिपेशन है, तो पिछले कुछ दिनों में हमें इसमें वॉल्यूम्स का भी एक बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेशन देखने को मिला है। ओवरऑल स्टॉक एक यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल पे है, जिसमें 348 का जो लेवल बनता है वो प्रीवियस एक स्विंग हाई बना है, वहां उसके ऊपर का हमें जो मोमेंटम इसके अंदर मिलता है तो डेफिनेटली इसमें एक अपसाइड का जो टारगेट है वो बढ़ जाता है। इसके अंदर वॉल्यूम्स के इंक्रीज की और पार्टिसिपेशन के इंक्रीज की वजह से जो चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑन ब्रेकआउट ऑफ द हायर साइड है वो इंक्रीज हो जाती है। इसी केस में हम इसको डेफिनेटली करंट लेवल से भी एक अपसाइड का मोमेंटम विटनेस कर सकते हैं, जिसमें 375 का जो फर्स्ट टारगेट है वो बनता है, और 375 के ऊपर हम इसके अंदर 390 तक के भी लेवल्स विटनेस कर सकते हैं। जो स्टॉप लॉस इसमें रहेगा, तो स्टॉप लॉस बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रहेगा इसमें मेंटेन करना, क्योंकि स्टॉक जैसे मैंने कहा कि एक ब्रेकआउट लेवल पे है, तो यहाँ पे 325 का स्टॉप लॉस रखना बहुत ही जरूरी है। दो चीजें मैं आपको और बता देता हूँ। इस बीच बैंक निफ्टी लाल निशान में आ गया। अगर आप निफ्टी बैंक को देखें, एक बार दिखाएं जरा बैंक निफ्टी को, तो आपको दिखेगा वो निफ्टी बैंक इस समय लाल निशान में है। तो आज बैंकिंग काउंटर्स पे उम्मीद थी, हम क्लोजली वॉच कर रहे थे कि कहीं आज हम लाइफ टाइम हाई ना लगा दें, और आज का बैंक निफ्टी का जो हाई बना है वो बना है 41,677 और हाई है 41,840 का। तो सिर्फ आप 125 पॉइंट तक मोटा मोटी आप दूर थे, लेकिन ऊपरी स्तरों से जोरदार बिकवाली या मैं बोलूँगा प्रॉफिट बुकिंग आपको आती हुई दिखी है। और आज डाइवर्जेंस आपको बैंकिंग और नॉन बैंकिंग में साफ साफ दिखेगा। अगर आप निफ्टी को दिखाइए एक बार, इस समय निफ्टी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग के आपको ना लक्षण दिख रहे हैं, ना ही ऐसा कुछ दिख रहा है, बदौलत इसके क्योंकि HDFC चल रहा है, रिलायंस ठीक ठाक खड़ा हुआ है, इतना जहाँ डैमेज नहीं हुआ, और अडानी के शेयर्स की जो थोड़ी वेटेज है उसने भी आज काफ़ी हद तक हेल्प की है मोमेंटम बनाने में। एक और शेयर है जो मेरे को सर के सामने पता करना है। राजेश जी, अभी आपने बताया ना अडानी विल्मर, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार अडानी विल्मर। एक बार जरा अडानी विल्मर दिखाइए। 6% शेयर ऊपर आ गया। आपकी और मेरी चर्चा हुई थी, करीब वो 2.5% ऊपर था, तो आपने कहा ये शेयर हमारी लिस्ट में अभी 6% ऊपर है, बकायदा डेज हाई पे है। 10% का इसका अपर सर्किट लॉक हो सकता है। ये शेयर 10% के सर्किट पे चलने वाला शेयर है, तो कोई बड़ी बात नहीं, आप क्लोजिंग में इसको 10% भी देख लें। एक शेयर मेरे को आपको और पता करना है। अभी धोनी ने TCS पे मोहर लगाया कि TCS लेना चाहिए। TCS का एक छोटा भाई भी है माइंडट्री, ये कुछ TCS जैसा ही चलता है। इसने ना अपने प्रीवियस हाई को अभी ब्रेक किया है। एक बार राजेश जी आप चार्ट लगाएंगे ना, आपको दिख जाएगा वो। जरा मेरे को देख के बताइए, माइंडट्री में जिनकी पोजीशंस हैं वो क्या होल्ड करें? IT में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट हमने पिछले कुछ हफ्तों में देखा है, और जिस तरीके से हम यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहे हैं माइंडट्री के, यहाँ पे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टारगेट आना चाहिए 3630 3650 की तरफ। तो ऑलमोस्ट हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और यहाँ से 150 से 200 रुपए का अपमूव यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। तो बिल्कुल माइंडट्री की पोजीशन को होल्ड रखें, करंट लेवल से स्टॉप लॉस रखें करीब 3425 के आसपास, और 3650 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं।
जी पर एक व्यू तो कई सारे स्टॉक्स जो डिस्कस कर रहे हैं, ऑनर बात हो रही है और उसी के बाद आप मूव भी देख रहे हैं, तो सारे टारगेट और स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखें जो हमारे एक्सपर्ट्स बताते हैं। इस बीच हमारे साथ वीआईपी इंडस्ट्रीज के चेयरमैन दिलीप पिरामल हमारे साथ बने हुए हैं। मैनेजमेंट है हमारे साथ बात करने के लिए पोस्ट द नंबर्स। वीआईपी इंडस्ट्री कल एक अच्छी मूव दिखा भी रहा था, नंबर्स पर बात करेंगे। उससे पहले दिलीप जी से बात करें उससे पहले एक बार नंबर्स की जरूर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इनका रेवेन्यू वाई ऑन वाई बेसिस बढ़ा है और साथ ही इनका एबिटा मार्जिन भी वाई ऑन वाई बेसिस सुधरे हैं। लेकिन अगर आप क्वार्टर बेसिस देखें तो वहां पर थोड़ा सा डिप जरूर आपको दिखाई दे रहा है मार्जिन्स पर। ये दबाव किस वजह से है, क्या बड़े रीजन रहे और ट्रिगर्स क्या रहेंगे, क्योंकि कंपनी कई सारे नए लॉन्चेस भी कर रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर पिरामल। पहले तो सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि जो मार्जिन पर हम प्रेशर देख रहे हैं उसके बड़े ट्रिगर्स क्या रहे, क्या आपको कहीं ना कहीं वीकर रुपी का एक नुकसान भी झेलना पड़ा है? ये मार्जिन्स में आपकी जरा गलत फहमी है, क्योंकि जो दूसरी तिहाई है उसके अंदर हमारे मार्जिन्स, ग्रॉस मार्जिन तो वही है अबाउट 48%, लेकिन एबिटा थोड़ा कम हो गया है क्योंकि दूसरी तिहाई में बिक्री कम होती है। जैसे पहली तिहाई में हमारा रेवेन्यू था 600 करोड़ से ज्यादा और दूसरी तिहाई में 500 करोड़ था। वो तो सीजनल रहता है, हमारी पहली तिमाही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है पूरे वर्ष में, तो इस कारण से वो एबिटा थोड़ा कम हो जाता है। जब ओवरऑल वॉल्यूम कम होता है तो एबिटा भी थोड़ा कम हो जाता है। तो ओवरऑल मार्जिन्स तो ठीक है, और बल्कि हमारी तो ये आशा है कि अभी अगले हाफ ईयर में हमारी मार्जिन्स 1-2% से बढ़ जाएंगी। पहले हाफ में मार्जिन्स दोनों तिमाही में एक सी थी। इसमें आप एक और चीज बताएं, जैसे आप बता रहे हैं कि Q1 में बेटर सेल्स रहती हैं, अब आगे फर्दर Q3 के लिए किस तरह का आउटलुक देखना चाहिए, क्योंकि अब तो फेस्टिवल सीजन होगा, ट्रैवल सीजन होगा, आई एम श्योर उसका एक फायदा जरूर मिला होगा, वेडिंग सीजन, और आप तो कई सारे नए लॉन्चेस भी कर रहे हैं। हाँ, वो तो हम हमेशा ही करते रहते हैं, नए लॉन्चेस तो राउंड द ईयर होता है। मैं आपको एक बात बताऊं कैसे वितरण हमारे जो सेल्स का कैसे होता है, कि हमारे फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ मोर और लेस इक्वल होते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर हमारा बहुत स्ट्रांग होता है, सेकंड क्वार्टर थोड़ा वीक होता है, और फिर थर्ड क्वार्टर सेकंड हाईएस्ट क्वार्टर है ऑफ द ईयर। तो ये इक्वल आउट हो जाते हैं फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ। तो अभी हमारी यही आशा है कि हमने 1100 करोड़ की बिक्री की है पहले हाफ में, और दूसरे हाफ में भी उतनी तो हो ही जाएगी। और लेकिन अभी ट्रेंड अच्छा है, डिमांड अच्छी है, तो ये संभव है कि थोड़ा 11 करोड़ से अधिक ही कुछ होएगा। गुड आफ्टरनून। आपके एड स्पेंस पर आउटलुक क्या है, ये अब हम समझना चाहेंगे, क्योंकि Q2 में ओवरऑल एक्सपेंसेस की अगर बात करें करीब 176 करोड़ पर रहे हैं एज कम्पेयर टू अराउंड 114 करोड़ के एक्सपेंसेस जो कि Q2 FY22 में नजर आए थे। ये मुझे लगता है इसमें एड्स और कुछ डिस्काउंट्स या फिर मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी आ गए होंगे, क्योंकि हमारा एड स्पेंड अबाउट 5-6% होता है, तो इतना तो नहीं होना चाहिए, 6% होता है, और मुझे लगता है कि उसी लेवल पे रहेगा इस हाफ में भी। सर आप मेरे को ये बताएंगे कि कुछ स्पेशल फीफा के लिए आपने कुछ लॉन्चिंग कर रहे हैं क्या सर, कुछ नए बैग्स या कुछ नई वैरायटी इस तरह से? स्पेशल प्रमोशन है, थोड़ी नई वैरायटीज हैं और उसको थोड़ा प्रमोशन करेंगे, ये बस फीफा के समय होएगा। ओके ठीक है। अच्छा पिरामल जी, एक चीज़ मेरे को और पता करनी है, वो जरा मेरे को ना कैपेक्स के हिसाब से पता करना था। अब देखो सर, सब कुछ तो ठीक चल रहा है, मार्जिन भी 13% के आसपास चल रहे हैं ना, बिजनेस भी आप कह रहे हैं ठीक है, डिमांड भी ठीक है। मेरे को जरा कैपेक्स के बारे में थोड़ी डिटेल दोगे आपकी, कितना लग चुका है, कितना लगना बाकी है? देखिए, अभी 2-3 वर्ष से अभी हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग काफी बढ़ गई है। चाइना से तो अभी आयात लगभग कम बंद सा ही हो गया है, अभी 10% है, फिर भी सॉफ्ट लगेज का 10% है, तो ओवरऑल तो 5% पे रह जाएगा हमारा बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट लगेज। तो अभी हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है बांग्लादेश में भी और भारत में भी। तो अभी इस वर्ष हमारा कैपेक्स प्लान है मोर देन 100 करोड़, उसमें से अबाउट 35 करोड़ तो हो गया है, और दूसरा 65 करोड़, 65 से भी थोड़ा ज्यादा होगा,
वो अभी इस हाफ में करेंगे। एक और चीज दिलीप जी, आपके फाइनल प्रोडक्ट्स में आपका रॉ मटेरियल कितना हद तक इंपोर्ट होता है, और क्या कहीं ना कहीं आपको आरएम कॉस्ट हाई आपको भी झेलनी पड़ी होगी, लेकिन रॉ मटेरियल सॉफ्टनिंग जहां अक्रॉस द सेक्टर्स है, आपकी इंडस्ट्री में किस तरह का सिनेरियो दिख रहा है? देखिए, एक तो ये गलत फहमी है कि अभी क्योंकि रुपी डिवैल्यू हो गया डॉलर के सामने कि तो उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। इसमें गलत फहमी ये है कि जैसे चाइना से मान लीजिए हम आयात करते हैं रॉ मटेरियल, तो चाइना का करेंसी युआन है, वो हमारे रुपी से ज्यादा डिवैल्यू हुई है, तो नेट में हमें उसका कोई असर नहीं होता है डिवैल्यूएशन का, क्योंकि वो चाइनीज करेंसी भी रुपी से ज्यादा डिवैल्यू हुई है डॉलर के सामने। और थोड़ा बहुत अभी नरमी हो गई है, क्योंकि गए वर्ष में तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होता था, रॉ मटेरियल के दाम काफी बढ़ गए थे। अभी थोड़ी रियायत मिली है, और अभी पर उसका पूरा अभी प्रभाव आया नहीं है पहले हाफ में, लेकिन अगले हाफ में, अभी प्रेजेंट हाफ में मुझे लगता है कि 1-2% हमारा रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हो जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। तो वीआईपी इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट से हम बातचीत कर रहे थे, उनके न्यू लॉन्चेस, साथ ही फेस्टिवल डिमांड से ठीक पहले किस तरह के सेंटिमेंट्स नजर आ रहे हैं। फेस्टिवल डिमांड दिवाली के बाद भी हमने अच्छे खासे ट्रेंड्स देखे हैं, और इन ट्रेंड्स में हमने इन स्टॉक्स में कह सकते हैं यहाँ पर एक अच्छा एक्शन भी देखा है। वीआईपी इंडस्ट्रीज आज हम देख रहे हैं 730 के लेवल्स पर ट्रेड करा है, लेकिन कल के सेशन में अच्छी मजबूती के बीच यहाँ पर कामकाज दिखा भी था। राजेश जी, कोई राय अगर देना चाहे वीआईपी इंडस्ट्रीज पर? 765 के हाईज है और 730 के आसपास इस वक्त कामकाज है। काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है वीआईपी इंडस्ट्री का, और जिस तरीके के यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर बने, नियर टर्म सेटअप भी देखे और वीकली सेटअप भी देखे, तो स्टॉक में सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है, और ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई की तरफ अप्रोच करते हुए दिख रहा है। 765 जो कि इसमें मार्च 2022 में हाई बने थे, उसको हमें लगता है ये बहुत जल्द क्रॉस करते हुए दिखेगा। 765 इसके लिए इमीडिएट हर्डल है। जैसे ही वो ब्रेकआउट होगा तो ये स्टॉक में फिर नेक्स्ट टारगेट जो बनना चाहिए वो करीब आना चाहिए 880 से लेकर 950 तक की अपसाइड भी यहाँ पे खुलते हुए दिख सकती है। तो जिनके पास पोजीशन है बने रहें, जिन्हें यहाँ फ्रेश लेना है वो भी बाई कर सकते हैं। अगर थोड़ा डिप मिलता है टुवर्ड्स 810 800 तो वो एक 710 वो एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की। स्टॉप लॉस हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे करीब 670 के आसपास, और अपसाइड के पोजिशनल टारगेट हम 850 से 900 तक के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है सर। अडानी विल्मर खैर इस बीच 7% से कहीं ज़्यादा की मजबूती दिखा चुका है, 2-2.5% और रह गया है। ये 10% के सर्किट पे जाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि जिस तरह का वॉल्यूम इसके अंदर बैक्ड है वे अडानी विल्मर के अंदर वो अंदर देखने लायक है। अभी 719-720 तक ये शेयर पहुंच चुका है, 725 का इसने भी हाई भी लगाया। धोनी, आपने अपनी ट्रेडिंग कॉल्स दे दी है क्या? जी मेरी ट्रेडिंग कॉल्स मैं अभी दे देती हूँ। सबसे पहला मेरा जो कॉल है वो अपोलो हॉस्पिटल का है। इट्स अ सेल कॉल, क्योंकि यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल का जब हम चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसने जनवरी में जो इसके स्विंग हाइज बनाए थे वहां से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल बनाते हैं, तो मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स उसी लाइन पे इसने एक रेजिस्टेंस लिया है। पिछले 3 सेशन में भी हम देख रहे हैं कि उसी नंबर्स पे अपोलो हॉस्पिटल का स्टॉक है वो मल्टीपल रेजिस्टेंस दिखा रहा है। सो करंट लेवल से अपोलो हॉस्पिटल के अंदर एक सेल का जो सेटअप है वो इनिशिएट हो रहा है, और इसके जो टारगेट है नीचे की तरफ में, तो वो आपको 4250 तक का एक नीचे का एक डाउनफॉल दे सकता है। ऊपर की तरफ में जो इसका स्टॉप लॉस रहेगा तो 4580 का जो लेवल बनता है वहां पे इसका ब्रेकआउट बनता है, जो ब्रेकआउट यहाँ पे हमने देखा है मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स नहीं हुआ है। तो 4580 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के हम अपोलो हॉस्पिटल को करंट लेवल से शॉर्ट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे मेरा जो बाय का रिकमेंडेशन बनता है, तो एक डिफेंसिव स्टॉक में यहाँ पे लेना चाहूंगी, क्योंकि मैंने शो के स्टार्टिंग में ही कहा कि ओवरऑल यहाँ पे मेरा एक कॉशियस सा व्यू बन रहा है, और बैंक निफ्टी हम देख रहे हैं कि करंटली भी करीब 80 पॉइंट्स का एक इसमें गिरावट आ चुका है यहाँ पे। तो ब्रिटानिया का स्टॉक है यहाँ पे जो मैं एक डिफेंसिव पिक लेना चाहूंगी। करंट लेवल से ब्रिटानिया में हम बाय कर सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस भी बन रहा है, तो स्टॉप लॉस हमारा काफी छोटा सा बन रहा है, यहाँ पे 3748 का यहाँ पे स्टॉप लॉस बनता है। करंट लेवल से बाय कर सकते हैं। ऊपर की तरफ के इसके जो टारगेट बनते हैं तो 3898 तक के टारगेट बन रहे हैं।
यही स्टॉक मैं आपसे पूछने वाली थी इनफैक्ट कि कहीं ना कहीं आपको कंज्यूमर गुड्स एफएमसीजी स्पेस के स्टॉक्स लाइक नेस्ले, ब्रिटानिया, वहां पर एक मूव दिख रही है, तो क्या अभी फिलहाल जो चर्न हो रहे हैं सेक्टर जिनमें बाइंग आ रही है, क्या उसमें इस स्टॉक को, इस स्पेस को इंक्लूड करना चाहिए? राजेश, आपका क्या व्यू बन रहा है? ब्रिटानिया, नेस्ले, दोनों में अच्छी मूव है, और क्या दूसरे ऐसी इस स्पेस के स्टॉक्स हैं जहां आप बाइंग मोमेंटम देख रहे हैं? तो देखिए, बिल्कुल यहाँ पे डाबर को भी फोकस पे रखा जा सकता है। स्टॉक में जिस तरीके से लोअर साइड से एक रिकवरी बनते हुए दिख रही है और स्टॉक अब अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन करते हुए दिख रहा है, तो डाबर को भी यहाँ पे हमें लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख सकता है। तो मार्केट एक अच्छी रैली करने के बाद जरूर थोड़ा बाइंग स्लो डिफेंसिव बेट्स पे एफएमसीजी सेक्टर में हमें देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है कि डाबर यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। 590 तक की अपसाइड हमें लगता है शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकती है। करंट लेवल पे 545 के आसपास का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। जैसा कि आपने ऑलरेडी ब्रिटानिया और दूसरे स्टॉक्स पे चर्चा की, तो हमें लगता है थोड़ा यस यहाँ पे एफएमसीजी पैक को ऐड किया जा सकता है और डाबर हमारी प्रिफर्ड चॉइस होगी। और उसमें अगर हम देखें तो दूसरा स्टॉक जो लगता है नेस्ले भी एक यहाँ से अच्छा वेल पोजिशनड है। जिस तरीके के बड़े ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे आते हुए दिखे, तो नेस्ले में भी हमें लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम 21,500 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो करंट लेवल से नेस्ले भी बाय किया जा सकता है 20,100 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के। हुई एफएमसीजी और कंजम्पशन प्लेस पर राय, लेकिन चलिए अब 3 बजे हमारे साथ संजीव भसीन भी जुड़ गए हैं। आइए जानते हैं उनके बेहतरीन शेयर्स और मार्केट पर उनका आउटलुक। संजीव जी, गुड आफ्टरनून। दिन भर अच्छा एक्शन दिखाया बाजार ने। 18,200 तक के लेवल्स का इंतजार तो था, लेकिन इस वक्त अगर देखें 18,100 के पार इंडेक्स में कामकाज नजर आ रहा है। निफ्टी की अगर बात करें, बैंक निफ्टी अगर देखें इसी घड़ी दिन भर एक्शन दिखाने के बाद अब बिकवाली का दबाव या प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है। निफ्टी, बैंक निफ्टी में से किसे चूज करेंगे? एक्शन कहां दिख रहा है? कौन से लेवल्स हैं आपकी तरफ से, आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट, और ट्रेडिंग पिक्स क्या होंगी? मानसी जी, कल आपको 870 पे दिलाया था वोल्टास और देखिए 914 हो गया। ये होती है कॉल। आपको टाटा पावर, टाटा मोटर दोनों दिलाए थे, देखिए रिजल्ट। आपको रैमको सीमेंट, बजाज फिनसर और नेस्ले तीनों दिलाए थे, वो देखिए कहाँ है। और इंडिगो 3-4 दिन से कह रहा था मेरा गाना सही निकला, आपकी फरमाइश पूरी हुई, 1840 हो गया, जो 1730, 40, 50, 60, 70 में मैंने कहा था। अब आपके लिए 2 पिक्स है, आप कहे तो मैं शुरू करूं। संजीव जी बताइए। तो टाटा केमिकल लीजिए। आई थिंक ऑल द बैड न्यूज इज इन द प्राइस। देयर एक्सपोर्ट कंटेंट इज स्ट्रांग एंड देयर सॉल्ट बिजनेस इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। टाटा केमिकल एट 1145 इज गिविंग अ वेरी गुड एंट्री अपॉर्चुनिटी। 1120 का स्टॉप लॉस, 1200 का टारगेट। दूसरा पिक है वेदांता। आई थिंक मेटल्स विल डू वेरी वेल अगर डॉलर वीकन करता है। वेदांता ऑल्सो हैज अ लार्ज पार्ट ऑफ इट सिल्वर बिजनेस विच इज डूइंग वेरी वेल। 287 में लीजिए, 282 का स्टॉप लॉस, 300 का टारगेट। संजीव जी, सिर्फ वेदांता एल्यूमिनियम स्टॉक से दिख रहा है या आपको स्टील काउंटर्स में भी एक थोड़ा सा यहाँ पर स्पाइक दिख रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग आपको स्टील पैक में टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे काउंटर्स में भी दिख रही है। और हमें आपकी मॉर्निंग की कॉल भी याद है कि आप इंडेक्स में बोल रहे थे कि एक बार के लिए थोड़ा प्रॉफिट बुक करें। बिल्कुल बिल्कुल, जिंदल स्टील इज एन आउट परफॉर्मर। टाटा स्टील में सारी बैड न्यूज इन द प्राइस है। द पीपल हु हैव शॉर्टेड इट विल हैव टू कवर। और मैं यहाँ टॉप पिक बोलूंगा हिंद कॉपर एंड वेदांता, इसलिए मैंने वेदांता पे आपको बाय भी दिया है। और इंडेक्स पे अब प्रियंका जी 1000-1200 पॉइंट बढ़ गए। आप कुछ तो प्रॉफिट भी बुक कीजिए एंड वेट फॉर द इवेंट्स। देयर आर 2 इवेंट्स ऑन द साइडलाइन, so if you want you can take home some of the profit which you have made. Always remember it is good to take home profits and wait for another day. इंपॉर्टेंट है तो एग्जिट भी टाइमली इंपॉर्टेंट है। स्टॉक्स में प्रॉफिट आपको अपने सिक्योर करना होगा। शुक्रिया संजीव जी आज ये दोनों कॉल्स देने के लिए और इंडेक्स पे भी एक राय देने के लिए। तो थोड़े बड़े इवेंट्स, क्योंकि एफओएमसी मीट का आउटकम आना है वेंसडे को और आरबीआई की भी एक एमपीसी है, हालांकि प्रोसीजरल है, लेकिन ये तो बड़े इवेंट्स है जिससे पहले बाजार में शायद थोड़ा सा एक कॉशियसनेस तो है कि आप उन लेवल्स को खैर जो आज अचीव किए उन्हें तो छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन बड़ी तेजी या फिर फॉलो बाइंग अब आपको दिन भर में नहीं दिख रही है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी तो आप लाल निशान में इस वक्त देख रहे हैं। लगभग थोड़ा सा नर्वस जरूर बैंकिंग इंडेक्स दिख रहा है और इसमें जो बड़ी गिरावट में कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो आपको स्टॉक लाइक एक्सिस बैंक का तो रीजन अलग है, वहां पे बेन कैपिटल की जो सप्लाई थी वो आई है,
2% डिस्काउंट पर, लेकिन अभी फिलहाल काउंटर 4% लगभग 3% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। यूपीएल के नंबर्स आए, टाटा स्टील के वीक नंबर्स के बाद वहां पर रिएक्शन हो रहा है, तो प्रॉफिट बुकिंग तो आपको दिख रही है और इंडेक्स के हेवी वेट्स जैसे रिलायंस में भी फिलहाल किले दिख रही है। मारुति इतनी बड़ी चाल दिखाने का लगभग 10-11% चल गया पिछले 3 दिनों में, वहां पर अब आपको थोड़े से प्रॉफिट्स बुक होते हुए दिख रहे हैं। ये क्या एक्यूमुलेशन जोन में दिख रहे हैं? अगर मारुति, राजेश, यहाँ से बड़ी चाल अगर मारुति में भी बननी है और बन भी रही है, 12,500-12,000 बड़ी ब्रोकरेज फर्म के तो टारगेट्स है यहाँ, तो क्या ये लेवल्स पर अब थोड़ी बहुत डिप और इंतजार करें एक्यूमुलेशन का? अभी आप कैसा ट्रेंड देख रहे हैं? प्रियंका जी, देखिए स्टॉक में जो फॉर्मेशन बने हैं उसके हिसाब से हमें लगता है अगर ये डिप देता भी है 9300 9200 की तरफ, तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की, क्योंकि ओवरऑल सेटअप जिस तरीके से बने हैं और पिछले 2 हफ्तों में हमने जिस तरीके से इसमें मोमेंटम बनते हुए देखा है, हमें लगता है ये स्टॉक में सूनर और लेटर एक ब्रेकआउट, यहाँ पे बड़ा ब्रेकआउट बनते हुए दिख रहा है। अगर इसके वीकली चार्ट एनालाइज करें तो स्टॉक में एक अप स्लोपिंग चैनल पे ट्रेवल करते हुए दिख रहा है और ऑलमोस्ट अपने हायर ट्रेंड लाइन की तरफ यहाँ पे पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है 9650 अब यहाँ से अगर क्रॉस होता है तो स्टॉक में तो मोमेंटम फिर 10,200 की तरफ बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में भी आते हुए दिख सकता है। अभी यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस लॉन्ग पोजीशन के 9100 के आसपास है। कोई भी डिप 50 रुपए 100 रुपए और भी यहाँ से करेक्ट होता है तो वहाँ ऐड करें। 9300 एक अच्छा लेवल है बाय करने के लिए, 9100 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह है। आज एक शेयर जो अपर सर्किट पे लॉक हुआ है 10% के, वो है डिलीवरी का शेयर। आज अदानी एंटरप्राइजेस चला 6% जो कई दिन से कमजोर था। आज अदानी विल्मर वापस आ गया 6% जो कई दिन से साइडवेज हो गया था। तो आज के दिन के अंदर ना चर्निंग आपको साफ दिख रही होगी। इंडाइसिस वहीं का वहीं है, शेयर्स वहीं टूट रहे हैं। जैसे अब मारुति सुजुकी, हमने आपको सबसे पहले बताया था 8800 के लेवल पे, 8700-8800 पे, या 9800 तक गया, लेकिन अभी क्या है प्रॉफिट बुकिंग करा रहा है। तो आप इसको छोड़ दीजिए। जहाँ पे जो अच्छे शेयर्स आपको मिल रहे हैं किसी वजह से नीचे आए हुए थे, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको फर्क साफ दिख जाएगा। सेम बाजार है लेकिन शेयर्स का फर्क आपको साफ दिखेगा। टेक महिंद्रा के नतीजे आने वाले हैं। शरद दुबे मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पहले एक काम करते हैं, टेक महिंद्रा के नंबर्स के बारे में पता कर लेते हैं, फिर राजेश जी आपसे जरा पता करेंगे कि इसमें करना क्या है। शरद, आप जरा बताएंगे टेक महिंद्रा के नतीजे आ कैसे रहे हैं? जी बिल्कुल, टेक महिंद्रा की नंबर्स जो हैं फोकस में रहने वाले हैं और यहाँ पे स्टॉक लगभग 40% इस साल ऑलरेडी गिर चुका है। और वैल्यूएशंस की बात करें तो FY24 की पी नंबर्स में 16 टाइम्स में जो है ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो डॉलर रेवेन्यू लगभग सपाट रहने वाला 1% का ग्रोथ का अनुमान है। रुपी रेवेन्यू 4% का ग्रोथ का अनुमान है। मार्जिन से बात करें तो सपाट ऑलमोस्ट 11% रह सकती हैं। एबिट आंकड़े में 5% का उछाल का एक्सपेक्टेशंस है और पैट के बारे में बात करें तो 7% का ग्रोथ का। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सीसी ग्रोथ है वहाँ पे 2.1% ग्रोथ का अनुमान है। टॉप लाइन जो हालांकि बूस्टेड ज़रूर रहने वाली है क्योंकि एक्विजिशन हुई थी थर्डवेयर कंपनी को लेके, लेकिन जो डॉलर आय का ग्रोथ है वो अभी भी म्यूटेड रहने वाली है क्योंकि क्रॉस करेंसी हेडविंड्स आ रही हैं। इसके कारण जो है आपको इम्पैक्ट दिखने मिलेगा। मार्जिन अपसाइड ज़रूर रहने वाली है लेकिन ऑपरेशनल एफिशिएंसी द्वारा, हालांकि सैलरी वेज हाइक्स के कारण जो है वो थोड़ी कैप हो जाएगी क्योंकि उसका भी इम्पैक्ट आएगा। डील विंस का मोमेंटम एक्सपेक्टेड है कि लगभग $800 मिलियन का रहे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये रहने वाली है कि मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रहेगी, स्पेशली जब एंटरप्राइज और कम्युनिकेशन वर्टिकल परफॉर्मेंस कैसे होने वाली है, आउटलुक क्या रहेगी 5G स्पेस की, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि कंपनी का टेलीकॉम सेगमेंट से लगभग 40% का एट एन एवरेज जो है रेवेन्यूज आता है। और एट्रिशन कैसे रहने वाले हैं, कोई डेफरल होने वाली है प्रोजेक्ट्स में, और लास्टली डील पाइपलाइन और डील क्लोजर का क्या मोमेंटम है आगे जाते हुए, उस पर फोकस रहने वाला है। राजेश जी, एक बार जरा ये टेक महिंद्रा को देख के बताना इसमें क्या करना चाहिए। नंबर्स तो मोटा मोटी ठीक ही लग रहे हैं। तो डिम्पी जी देखिए, स्टॉक भी मुझे लगता है कि नंबर का ही वेट कर रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में करेक्शन हुआ, स्टॉक में अभी देखें अगर हम बाकी स्टॉक्स को कंपेयर करें तो एक अच्छी रिकवरी बनते हुए दिख रही बाकी आईटी मिड कैप और लार्ज कैप पार्टीज में। लेकिन टेक महिंद्रा अभी भी एक म्यूटेड मूव यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे स्टॉक में जो एक इमीडिएट हर्डल है वो है करीब 1090 के आसपास। अगर वो लेवल क्रॉस हो जाते हैं पोस्ट रनिंग तो ये स्टॉक फिर 1200-1220 की तरफ भी बहुत जल्द बढ़ते हुए दिखेगा, क्योंकि काफी बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में कहीं ना कहीं एक रिवर्सल के साइन जरूर बनते हुए दिख रहे, लेकिन कंफर्मेशन 1090 के ऊपर आएगा। अब यहाँ पे अगर कोई बाय कर रहा है तो उसके लिए स्टॉप लॉस जो होना है वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा, क्योंकि स्टिल
यहाँ पे कंफर्मेशन अभी तक आया नहीं, हम प्रीएम्प्ट करके इसको यहाँ पे बाय कर रहे हैं। स्टॉप लॉस जो होगा वो करीब होगा 1030 के आसपास, तो ये स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। या फिर अगर आपको थोड़ा सा वेट करना है तो 1090 का वेट करें, वो ब्रेकआउट हो जाए वहां पे बाय करेंगे, तो वहां से चांसेस और प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है 1200-1220 के टारगेट के लिए। ये टेक महिंद्रा पर एक व्यू है, लेकिन इस बीच केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत स्कीम में अब सीनियर सिटीजन्स को भी शामिल करने की तैयारी कर रही है सरकार। फिलहाल अभी बीपीएल परिवारों को सिर्फ इस स्कीम का फायदा मिलता है, हेल्थ बीमा मिल पाता है, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है उससे सरकार हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स से चर्चा इस सिलसिले में कर रही है। ये एक्सक्लूसिव खबर है और ज्यादा जानकारी हमें हमारे संवाददाता अनुराग शाह दे रहे हैं। आइए एक बार पहले अनुराग से समझ लेते हैं। अनुराग, क्या कुछ डिटेल्स और आ रही हैं? कितना बड़ा होगा, कितना एक्सटेंड किया जाएगा इस पूरी स्कीम को? सीनियर सिटीजन्स के लिए काफी अच्छी खबर है। 10 करोड़ से ज्यादा जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज के दायरे में लाया जा सकता है। मौजूदा वक्त में सीनियर सिटीजन्स के लिए काफी मुश्किल होती है इंश्योरेंस पॉलिसी का कवरेज लेने का। अगर कोई कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसी का कवरेज दे भी देती है तो प्रीमियम काफी ज्यादा होता है जो सीनियर सिटीजन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसी तर्ज पे सरकार जो है सीनियर सिटीजन्स को आयुष्मान भारत के दायरे में ला सकती है। आयुष्मान भारत जो स्कीम है सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है जहां पर 50 करोड़ लोगों को इंश्योरेंस कवरेज दिया गया है। और ये जो 50 करोड़ लोग हैं ये 2011 का जो सेंसस है उसके मुताबिक जो बीपीएल फैमिलीज के लोग हैं उनको इस कवरेज में लाया गया है। सरकार का जिस तरह से मकसद है इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ाना, हर भारतीय को इंश्योरेंस के कवरेज में लाना, तो उसी कड़ी में एक ये पहल होगी सीनियर सिटीजन्स को हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे में लाना। अभी तक जो था वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे वो तैयार नहीं होते थे, सरकार के द्वारा जो प्रोटोकॉल्स और पैकेजेस ऑफर किए जाते थे, लेकिन हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी तैयार हो गए हैं सीनियर सिटीजन्स को आयुष्मान भारत के कवरेज में लाने के लिए। तो काफी बड़ा गेम चेंजर ये कदम होगा जहां पर 10 करोड़ से ज्यादा जो सीनियर सिटीजन्स हैं जिनके लिए काफी मुश्किल होता है इंश्योरेंस का कवरेज पाना ज्यादा प्रीमियम देने के बावजूद भी, तो उन्हें आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इंश्योरेंस कवरेज मिल सकता है। राइट, तो ये तो एक अच्छा स्टेप है कि सीनियर सिटीजन भी अब इस दायरे में आ पाएंगे। लेकिन इस तरह का इम्पैक्ट क्या इंश्योरेंस कंपनियों पर कैसा पड़ेगा? क्योंकि उनके लिए अगर कवर ज्यादा देना पड़ा तो उनके लिए एक चैलेंज जरूर हो सकता है। इनफैक्ट एक बार राय ले लेते हैं इंश्योरेंस स्पेस पे। ध्वनि, अगर आप इस स्पेस पर और इस खबर को सुन रही हो तो आपके रडार पे कोई काउंटर आ रहे हैं, स्टॉक आ रहे हैं, आप कैसे देख रही हैं इन स्टॉक्स को? यहाँ पे HDFC लाइफ का एक स्टॉक है जो यहाँ पे मुझे ओवरऑल एक थोड़ा सा प्रॉमिसिंग चार्ट स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, जिसमें आज के सेशन में हम देख रहे हैं तो इसका जो अपमूव है वो हमें एक 50 पीरियड की यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है डेली पे उसके ऊपर चलता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल स्टॉक ने ओपनिंग भी उसके ऊपर करी है और थ्रू आउट द डे इसने उसके ऊपर एक अपना जो मोमेंटम है वो मेंटेन करके रखा हुआ है। तो करंट लेवल से इसके अंदर आप एंटर कर सकते हैं, बट इसका एक टारगेट जो है वो छोटा ही बन रहा है। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 565 तक का एक टारगेट एक्सटेंड होता हुआ दिख रहा है। और स्टॉप लॉस जो है तो इसके अंदर 530 के नीचे इसका स्ट्रक्चर रिवर्सल होगा, तो 530 का एक स्टॉप लॉस लेके HDFC लाइफ के अंदर हम एंटर कर सकते हैं। आपको HDFC लाइफ अलायंस इंश्योरेंस प्लेज में हम देख रहे हैं अच्छी मूवमेंट लगातार दिख रहे हैं। इन स्तरों पर HDFC लाइफ पर खरीदारी की जा सकती है। एक बार वरुण बेवरेजेस के चार्ट्स को देखते हैं। स्टॉक में करीब 6% की तेजी है, 1100 के लेवल्स के पार इस वक्त हम देख रहे हैं। 1112 तक के लेवल्स ये देख चुका है और कंपनी के आए हैं नतीजे जो कि काफी पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव नंबर्स का सेंटिमेंट है जो कि इस वक्त आप देख पाएंगे। कंपनी के मुनाफे में हमने करीब 60% की बढ़त देखी है, 30% से ज्यादा कंपनी के रेवेन्यूज बढ़ते हुए दिखे। राजेश जी, रेवेन्यूज और प्रॉफिट के फ्रंट पर रिजल्ट्स तो काफी अच्छे आए हैं और स्टॉक रिएक्ट भी कर रहा है। वरुण बेवरेजेस पर आपकी राय क्या होगी? कल तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। पिछले 3-4 वीक में स्टॉक में जरूर एक करेक्शन का मूव था, लेकिन स्टॉक में अब जो स्ट्रॉन्ग रिकवरी बनी है पिछले 2 हफ्तों में वो ये दिखाती है कि स्टॉक वापस अपना अप ट्रेंड को यहाँ पे रिज्यूम करते हुए दिख रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिस तरीके के ओवरऑल इसके स्ट्रक्चर है ये स्टॉक 1200-1250 की तरफ भी आगे आने वाले हफ्तों में बढ़ते हुए दिख सकता है, तो यहाँ पे बाय करने की ही सलाह है। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो आना चाहिए करीब 1060 के आसपास और अपसाइड के टारगेट 1250 तक पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकते हैं। तो ये बाय एंड डिप्स कैटेगरी का स्टॉक है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म बेसिस पे स्टॉक के स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे बुलिश व्यू रखते हैं।
1250 तक की अपसाइड के लिए। ब्रिजेस पर आइए कुछ और मिड कैप काउंटर्स जो कि इस वक्त अच्छी मजबूती दिखा रही है। स्टॉक स्पेसिफिक प्लेज मिड कैप स्पेस में जो दिख रहे हैं इस पर नजर डालते हैं। और आज सुबह से ही हम देख रहे हैं मिड कैप इंडेक्स में पर्टिकुलरली चाहे सीमेंट प्लेज हो अच्छी तेजी देखने को मिली। आज सुबह से डिलीवरी का काउंटर ध्वनि जानती हूँ इसके डेटा ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन इस स्टॉक को बिना डिस्कस किए रहा नहीं जा सकता। 10% की तेजी हम देख चुके हैं, अपर सर्किट भी लग चुका है। सेंटिमेंट्स कैसे दिख रहे हैं आपको इसके लिए, क्योंकि अब तो सर्किट पर है, लेकिन क्या राय होगी डिलीवरी पर टेक्निकली आपके, अगर आपने कोई डेटा या आप कोई डेटा अगर रीड कर पा रही हैं? यहाँ पे जो ब्रॉडली चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो काफी लिमिटेड है यहाँ पे, तो इसके अंदर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि स्टॉक ने एक इसका प्रीवियस जो इसका आईपीओ आया उन लिस्टिंग प्राइसेस के बाद एक कंजेशन जोन बनाई थी, जिसके जो बॉटम्स है तो 456 का लेवल बनता है। तो उस लेवल के पास इसने इसके जो जोन है वो वहां पे एक बॉटम्स बनाई थी। उन बॉटम्स को भी हम ऑलरेडी ब्रेक कर चुके हैं और स्टॉक में अभी अगर हम देख रहे हैं तो इसका जो ये फॉल आया है पिछले कुछ दिनों में, उसके अंदर वॉल्यूम्स का जो पार्टिसिपेशन है वो फॉल की तरफ पे ज्यादा हो रहा था। और जो भी हम आज की राइज देख रहे हैं उसमें वॉल्यूम पार्टिसिपेशन मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग दिख रहा है। तो इसके लिए पर्टिकुलरली मैं कल के सेशन में वेट करना चाहूंगी कि कल हमें एक और यहाँ पे अगर अपटिक मिलती है तो एक शॉर्ट टर्म के टारगेट्स यहाँ पे बना के इसको एक 2 to 3 डेज का एक पिक मान के चल सकते हैं, बट पोजिशनली इसके अंदर कोई भी एक बाय रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं रहेगी। डिलीवरी का डेटा तो लिमिटेड है। राजेश जी, आपकी कोई राय लॉजिस्टिक्स प्लेस पर होगी? हमने पिछले कुछ दिनों में जरूर लॉजिस्टिक्स स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम देखा था, लेकिन एक रैली के बाद तो सारे स्टॉक्स अब एक साइडवेज कंसोलिडेशन में यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिख रहे। हमें लगता है यहाँ पे अल कार्गो लॉजिस्टिक एक स्टॉक है जिसको फोकस में रखा जा सकता है। ये स्टॉक में एक ओवरऑल यहाँ पे एक बुलिश स्ट्रक्चर बने हुए और स्टॉक में एक कंसोलिडेशन यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन हमें लगता है ये स्टॉक में 440, 440, 450 ये एक अपवर्ड रेजिस्टेंस जोन है। जैसे ही वो लेवल क्रॉस होगा तो ये स्टॉक वापस अपना अप ट्रेंड रिज्यूम करते हुए दिख सकता है और फिर यहाँ पे 500, 540 तक की अपसाइड भी बनते हुए दिख सकती है। तो अल कार्गो लॉजिस्टिक एक स्टॉक है जो हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है। गति पे भी यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। स्टॉक में एक रैली के बाद स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें नियर टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो स्टॉक में अपने सारे शॉर्ट टू मीडियम टर्म स्ट्रक्चर के ऊपर ही ये ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि गति यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 160 का स्टॉप लॉस होगा और अपसाइड में जैसे ये स्टॉक में 190, 95 के रेंज क्रॉस होगी तो स्टॉक में फिर 230, 240 तक की अपसाइड बनते हुए दिखेगी। तो ये सेक्टर हमें काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है और काफी एक्यूमुलेशन एक्टिविटी पिछले कुछ हफ्तों महीनों में देखने को मिली है और हमें लगता है कि आगे आने वाले महीनों में ये सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख सकता है। तो गति, अल कार्गो लॉजिस्टिक ये दोनों स्टॉक हमें लगता है कि बाय किए जा सकते हैं। ये कुछ स्टॉक्स आपको लॉजिस्टिक्स स्पेस से अच्छे लग रहे हैं, यहाँ राजेश बता रहे हैं। लेकिन अब एक बार ये भी देख लेते हैं कि क्योंकि BTST सौदे क्या होने चाहिए। अभी काउंटर्स लाइक अदानी एंटरप्राइज, गॉडफ्रे फिलिप्स, इतनी बड़ी मूव्स इनमें आज के दिन भी है, तो क्या इन्हें आज प्रॉफिट बुक करके जाना चाहिए या फिर तेजी भी जारी रहेगी? ध्वनि, आपके BTST ट्रेड्स क्या होंगे? और ये दो स्टॉक्स में भी स्पेशली एक बार बताएं, क्या अदानी की मूव आपको लगता है एक्सटेंड हो जाएगी, अभी इसे रखें या फिर एक बार के लिए बुक कर लें? गॉडफ्रे फिलिप्स पे भी एक व्यू दें। बिल्कुल, सबसे पहले यहाँ पे मैं गॉडफ्रे फिलिप्स पे एक व्यू देना चाहूंगी। तो वहां पे अगर हम देख रहे हैं तो इसकी मूव एक काफी एक्सटेंडेड हो चुकी है। इसके जो प्रीवियस हम जो लेवल्स देख रहे हैं तो वहां से भी हमें एक ब्रेकआउट मिल चुका है। तो डेफिनेटली इसको हम BTST कंटिन्यू कर सकते हैं कल के सेशन के लिए भी। इसके बस हमें जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करना रहेगा। स्टॉप लॉस जो ट्रेल है वो उसको आप ट्रेल करके 1505 तक का स्टॉप लॉस ले आइए और इस पोजीशन को आप करंटली होल्ड कर सकते हैं। दूसरा, अभी हम कुछ देर पहले ही सीमेंट पैक डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमें सीमेंट्स में काफी एक अच्छी अपमूव देखने को मिली है। JK सीमेंट है पर्टिकुलरली जो यहाँ पे मेरी रडार पे आ रहा है, उसमें हमने देखा है
पिछले 2 दिनों में हमें एक अच्छी खासी अपमूव मिली है। वीकली अगर देखने जाए तो एक 8% की अपमूव यहाँ पे हमें ऑलरेडी मिल चुकी है, बट देयर इज स्टिल मोर फ्यूल लेफ्ट इन द फायर। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसकी अपमूव है वो 2925 के लेवल्स तक भी एक्सटेंड करी जा सकती है। तो यहाँ पे जेके सीमेंट को भी एक बीटीएसटी के तरीके से ट्रेड करा जा सकता है। और दूसरी यहाँ पे एक हमें सबड्यूड मोमेंटम देखने को मिल रही है जो बिल्ड होती हुई है थर्मैक्स में। थर्मैक्स करंट लेवल्स पे भी हम देख रहे हैं कि तो अच्छा खासा डेलीज पे एक इसने ग्राउंडिंग स्ट्रक्चर बनाया है। आज की जो अपमूव है वो प्रीवियस स्विंग हाइस के ऊपर चलती हुई दिख रही है। क्लोजिंग के पास इसके अंदर हम देख रहे हैं तो वॉल्यूम्स का भी जो पार्टिसिपेशन है वो थोड़ा बहुत यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो थर्मैक्स पे भी करंट लेवल से मेरी एक बाय की रिकमेंडेशन बनेगी और कल की सेशन में हम इसको देख सकते हैं एक अपवर्ड कैंडिडेट बनता हुआ। इसमें जो टारगेट्स एक्सटेंड हो रहे हैं तो 2370 तक के टारगेट्स यहाँ पे एक्सटेंड हो सकते हैं। एक और शेयर है अदानी ग्रुप का, हालांकि मैं लेवल्स के हिसाब से पूछना नहीं चाहता, लेकिन क्या करें, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। और वो एक और पॉइंट भी है, उसके अंदर ना 20% का अपर सर्किट है। अगर वो चला तो एक ही दिन में, जिसे कहते हैं ना, पूरी रेंज को तोड़ के और अपने टारगेट को भी हिट कर सकता है। उसका नाम है अदानी ग्रीन्स। एक बार जरा आप अदानी ग्रीन्स लगाइए। राजेश जी जरा चार्ट देखिए, आपको भी ऐसे लग रहा है कि 80 रुपये और चल जाए, यानी कि 2200 का लेवल एक बार दिखा दे तो फिर ये करवाएगा शॉर्ट कवरिंग। ये 80 रुपये बड़े खतरनाक हैं, मिल नहीं रहे इसको। सर रुक जाएं 2200 आने तक, अपनी आंखों से देख लें, या फिर थोड़ा सा एक रिस्क ले सकते हैं और इसके अंदर अभी उतर जाएं, बीटीएसटी कर जाएं। जा सकती, क्योंकि प्राइस एक्शन काफी नैरो डाउन हो चुका है। पिछले 3-4 सेशन में अगर देखें तो एक बहुत ही छोटी रेंज में ये स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। और जब भी इस तरीके के मूव किसी स्टॉक में बनते हैं तो यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की तैयारी होते हुए दिखती है। बट अगर हम देखें तो ओवरऑल अडानी ग्रुप एक बाइंग इंटरेस्ट पूरा दिखाते हुए दिख रहा है। तो अडानी ग्रीन को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। रिस्क लेना होगी यहाँ पे, क्योंकि मौका नहीं मिलता। ये स्टॉक जब बढ़ता है तो फिर ये काफी स्पीड से तो ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी लिमिटेड होती है उस समय। तो हमें लगता है कि यहाँ पे 2070 ये छोटा ही स्टॉप लॉस होगा, इस स्टॉप लॉस से बाय करें। और फिर अगर ये स्टॉक में यहाँ से अपमूव बनता है और छोटा ही एक लेवल है हायर साइड का जो है करीब 2160 का, वो लेवल अगर क्रॉस हो जाएगा तो फिर 2250-2300 तक की अपसाइड भी यहाँ पे बहुत ही छोटे पीरियड में आते हुए दिख सकती। तो ये स्टॉक को भी बाय किया जा सकता है। और डिम्पी जी, अब अडानी ग्रुप का जिक्र ही कर रहे हैं तो अडानी पावर को भी यहाँ पे रडार पे रखना चाहिए, क्योंकि पूरे ही ग्रुप में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है। हालांकि अडानी पावर अभी ट्रेड टू ट्रेड में, लेकिन हमें लगता है जिस तरीके के इसके सेटअप है, ये स्टॉक भी अब यहाँ से 390 की तरफ बढ़ते हुए दिखना चाहिए। हालांकि अब सर्किट लग चुका, हम चर्चा करते हुए देख रहे हैं उस स्टॉक पे, तो 390 और 400 की तरफ ये भी बढ़ते हुए दिख सकता है। एक करेक्शन के बाद स्टॉक में जिस तरीके का बाइंग इंटरेस्ट बना है, हमें लगता है यहाँ पे 340 स्टॉप लॉस होगा और 390-400 तक की अपसाइड इस पे भी बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आज का पूरा प्रोग्राम अदानी में हो चुका है। आपने अदानी एंटरप्राइजेस बताया, विल्मर चला 6% ऊपर, अदानी पोर्ट्स अभी आप बता रहे हैं, अदानी ग्रीन्स का मैंने पूछ लिया। लगे हाथ एक काम और करते हैं, मेरी सहयोगी अंकिता भी मेरे साथ जुड़ रही हैं, वो भी अदानी की एक शेयर पे बात करना चाहती हैं। उनके पास एक प्रीव्यू है अदानी पोर्ट्स का, तो एक बार उनसे जुड़ के फटाफट से पता कर लेते हैं कि पोर्ट्स के नंबर कैसे आ रहे हैं। जरा बताएं अंकिता। अदानी इंडिया का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पोर्ट और लॉजिस्टिक कंपनी के कल नंबर्स बाहर आने वाले हैं, लेकिन क्या एक्सपेक्टेशन है स्ट्रीट की इनके क्वार्टरली नंबर से, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो रेवेन्यू है वो बढ़ सकता है 32% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, नेट प्रॉफिट बाय 37% ईयर ऑन ईयर एंड एबिटा बाय 22% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लेकिन आप इन नंबर्स को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इतना कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि फाइनेंशियल्स में जो गंगावरम पोर्ट का कंसोलिडेशन है वो इंक्लूडेड है। लेकिन अगर आप ऑपरेशनल नंबर्स को देखें तो पोर्ट रियलाइजेशन 3.5% अप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड वॉल्यूम्स का भी ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 15% अप ईयर ऑन ईयर बेसिस। नाउ सिक्वेंशली जो नंबर्स हैं वो इम्पैक्ट हो सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो एक्सटेंडेड मॉनसून्स हैं वो एडवर्सली इम्पैक्ट कर सकते हैं आपके कोल की डिमांड एंड कोल की इम्पोर्ट्स को, एंड ऑल्सो जो
हायर ड्यूटीज गवर्नमेंट ने लगाई थी राइस एक्सपोर्ट पे बिगनिंग ऑफ सितंबर में, वो सीक्वेंशियल नंबर्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको वॉच आउट करना है, जिन पे आपको नज़र रखनी है। वो ये है कि जो एनुअलाइज्ड वॉल्यूम है वो एक्सपेक्टेड है 355 MMT पे, विद गाइडेंस रेंज ऑफ 350 to 360 MMT फॉर FY23। गाइडेंस ऑन द डेवलपमेंट, जो पोर्ट है तेजपुर का वेस्ट बंगाल में, जो डीप सी पोर्ट डेवलप हो रहा है, उस पर नज़र रखिएगा। ऑल्सो कंपनी अभी भी फ्रंट रनर है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए, तो वो चीज़ पे भी हमारा ध्यान रहेगा। और फाइनली जो कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है न्यू रेल लैंड पॉलिसी के लिए, तो उसने एक रास्ता खोल दिया है गवर्नमेंट के स्टेक डाइवेस्टमेंट के लिए, तो उस पर भी नज़र रखिएगा। ऑलराइट, शुक्रिया अंकिता ये प्रीव्यू हमें बताने के लिए। अदानी पोर्ट से इंतजार रहेगा नंबर्स का भी, लेकिन ये रिव्यू एक हम शेयर कर रहे थे अपने व्यूअर्स के साथ। एक बार एपटेक के स्टॉक को भी देखें राजेश। हम देख रहे हैं कि जितने भी कंप्यूटर एजुकेशन स्टॉक हैं, और शायद आपसे मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी होंगी, एपटेक में भी आज एक अच्छी मूव बनी हुई है। और इसी कैटेगरी में कई सारे स्टॉक्स हैं, एसचान जैसे स्टॉक्स, वेरांडा लर्निंग, जिन्हें हम कई बार पहले भी डिस्कस करते हैं। पर इस स्पेस में एपटेक में अगर अभी तक किसी ने नहीं खरीदारी की हो, तो ये लेवल्स क्या एंट्री के लिए ठीक है? अट्रैक्टिव है। जिस तरीके के वीकली चार्ट बने, ये एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, और हमें लगता है एटलीस्ट ये फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए स्टॉक का मोमेंटम 370 375 की तरफ बिल्कुल बढ़ते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल बाय किया जा सकता है। हमें लगता है स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। करंट लेवल से स्टॉप लॉस 322 रुपए के आसपास रखे। अपसाइड के टारगेट होंगे 360 और 375, ये दो टारगेट के लिए एपटेक को बाय किया जा सकता है। तो हमें लग रहा है कि ये जिस तरीके से वीकली चार्ट बने हैं, ये स्टॉक 375 की तरफ आगे आने वाले हफ्तों में देखने को मिल सकता है। टेक पर 375 तक के टारगेट्स राजेश देख पा रहे हैं। राजेश जी, हमारे साथ ध्वनि ने जेके सीमेंट का काउंटर डिस्कस किया। आप जेके लक्ष्मी सीमेंट पर अपनी राय दीजिए। 6% की तेजी स्टॉक देख रहा है, 584 के लेवल्स पर हमने देखा काफी अच्छी तेजी आज के सत्र में देखने को मिली, और पिछले 5 सेशंस में भी करीब 10% चढ़ गया है स्टॉक। सीमेंट स्पेस में हमने देखा कि पिछले कुछ हफ्तों में एक साइडवेज कंसोलिडेशन था। अब वापस से प्राइस एक्शन सारे ही सीमेंट स्पेस पे बनते हुए दिख रहा है। आप देखें अल्ट्राटेक, अंबुजा, एसीसी, सभी स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। जेके लक्ष्मी सीमेंट में भी देखें तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिला पिछले 5-7 दिन में। अब यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बना है, ऑलमोस्ट स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज के पास से सपोर्ट लेके अब ये यहाँ पे ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि स्टॉक के जो नेक्स्ट टारगेट बनना चाहिए करीब 630-640 तक आते हुए दिख सकते हैं। तो जिनके पास पोजीशन है या करंट लेवल पे बाय करें, स्टॉप लॉस को हायर साइड पे ट्रेल करें। हम 575 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा, और 620-630 तक के अपसाइड के टारगेट हमें लगता है बहुत जल्द इसमें भी देखने को मिल सकते हैं जेके लक्ष्मी में। ठीक है, मैं ट्रेडिंग का तो कोई शेयर आपके सामने नहीं रखूंगा अभी, क्योंकि 4 ही मिनट रह गए मार्केट बंद होने में। लेकिन ध्वनि, क्या टाटा मोटर्स एक ऐसा शेयर है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू की जा सकती है? एक अच्छा खासा डाउनफॉल कंप्लीट हो गया है, ऐसे सिम्टम, ऐसे लक्षण आपको दिख रहे हैं कि मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैंने एक शेयर ढूंढना है, और मैं ऑटो में से टाटा मोटर्स पे को फिट बैठ रहा है। आप अगर चार्ट स्ट्रक्चर भी देखें तो इसका जैसे इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे हैं, तो वीकली स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे डिस्कस करना। तो वीकली स्ट्रक्चर पे हम यहाँ पे देख रहे हैं तो 385 से लेके 380 तक का एक लेवल बनता है, जहाँ पे मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स स्टॉक ने एक सपोर्ट लेवल बनाया है, काफी अच्छी तरह से उस सपोर्ट लेवल को मेंटेन भी करा है और रीटेस्ट भी कर चुका है। पिछले 4 स्विंग लोज हम देख रहे हैं तो उसी लेवल पे बन रहे हैं। तो करंट लेवल से डेफिनेटली आप टाटा मोटर्स को एक इन्वेस्टमेंट कैंडिडेट की तरह पे कंसिडर कर सकते हैं। जो फर्स्ट इसके एक्सटेंडेड मूव हम देखते हैं पोजिशनली, तो आप इसके अंदर 524 का एक जो यहाँ पे लेवल बनता है वो फिबोनाची एक्सटेंशन बन रहा है। तो 524 का लेवल है, उसको हम एक फर्स्ट टारगेट की तरह पे यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। जो स्टॉप लॉस रहेगा, जैसे मैंने बोला कि स्ट्रक्चर का एक नीचे की तरफ का सपोर्ट बन रहा है 380 का, तो 380 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसके अंदर पोजिशनली एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं यहाँ से। तो आप ये लॉन्ग ट्रेड यहाँ इनिशिएट करने की बात करिए टाटा मोटर्स पर, लेकिन आज दिन भर जो एक्शन हमें बाजार में देखने को मिला, आज आप एक गैप के साथ जरूर खुले और उस गैप को आपने एक बार के लिए बाजार में थोड़े से गेन्स इरोड हुए, बैंकिंग स्टॉक्स नीचे आए, लेकिन अभी भी निफ्टी की जो चाल है वो 18,100 के ऊपर ही बनी हुई है। 18,200 आज लग रहा था कि शायद टच हो जाएगा, लेकिन आप फिलहाल 18,100 के ऊपर, और इंडिया विक्स
सिर्फ मामूली बढ़त के साथ 16 के ऊपर है, लगभग 2% ऊपर। लेकिन बुलिश बेट्स यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, हम सुबह से कई सारी कॉल्स ट्रैक कर रहे हैं, वो कई सारे टारगेट्स अच्छे चल भी रहे हैं और स्टॉक्स कई सारी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा भी रहे हैं। सबसे बड़ी जो मूव्स आज दिन में देखने को मिली है, अगर आप निफ्टी के काउंटर्स की बात करें तो उसमें अदानी पैक, अब एक्सटेंसिवली हम डिस्कस कर रहे थे इन सभी स्टॉक्स को। अदानी एंटरप्राइज में लगभग 7% की मूव आज के दिन में देखने को मिली है। उसके बाद डिविस लैब, क्योंकि डॉक्टर रेड्डीज के अच्छे नंबर आए थे, पूरा फार्मा स्पेस, डायग्नोस्टिक, लैब, ये सारे के सारे स्पेसेस मॉर्निंग में भी अच्छे परफॉर्म कर रहे थे। हालांकि बाद में अपोलो हॉस्पिटल जैसे काउंटर्स नीचे आए, मेट्रो पैलेस जैसे काउंटर में अच्छी मूव है, तो इस पूरे स्पेस में तेजी है। लेकिन यार फार्मा स्पेस की बात करते हैं। फार्मा स्पेस में आपको कल से बनी हुई है और स्पेशली उन कंपनियों के जिनके यूएस में एक्सपोर्ट्स ज़्यादा है, जिनके रेवेन्यूज़ की बात हो रही थी, जिनकी टर्नओवर की बात हो रही थी कि शायद उनके लिए कुछ म्यूटेड रह सकते हैं रेवेन्यूज़, उनमें ज़रूर आपको एक बड़ी परफॉर्मेंस दिख रही है। यही डिविस लैब है जो मैं कुछ दिन पहले दिख रहा था कि शायद एक IFL की रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बात की जा रही थी कि शायद उनके रेवेन्यूज़ 20% तक हिट हो सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं कोविड के जो वॉल्यूम्स है वो अब कंपनियों को नहीं मिल रहे हैं, कोविड दवाओं के वॉल्यूम्स नहीं मिल रहे हैं, तो जिसके चलते एक हिट होगा। लेकिन अब यहाँ पर क्लियरली आपको ये स्पेस आउट परफॉर्मेंस कल से दिखा रहा है। डिविस लैब 6.5% की तेजी के साथ बंद होते हुए इस वक्त। पावर स्पेस में एनटीपीसी की कल आपको एनटीपीसी से भी हमने मॉर्निंग में भी एक कॉल ट्रैक की थी कल, आज भी इस पर बात हुई, आज भी 5.25% की तेजी के साथ ही बंद हो रहा है। तो बड़ी स्ट्रेंथ आपको पावर स्टॉक्स जैसे एनटीपीसी, पावर ग्रिड, इन सभी स्पेसेस में देखने को मिल रही है। फार्मा स्पेस से एक और काउंटर डॉक्टर रेड्डीज कल नंबर्स के बाद भी एक्ट आया और उसके बाद आज भी वो रैली आपको एक्सटेंडेड दिख रही है, लगभग 2.5% की मूव आपको यहाँ दिख रही है। कल हमने देखा कि शॉर्ट कवरिंग का एक बाउट सारे ही एफएनओ में प्रेजेंट सीमेंट काउंटर्स में देखने को मिला था, लेकिन ग्रासिम ने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया था। ग्रासिम ने आज मूव अच्छा दिखाया है, 2.5% की मूव आपको ग्रासिम में दिख रही है। और टेक्नोलॉजी स्पेस में स्टॉक्स लाइक इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, टीसीएस पर तो हम इनफैक्ट 2 बार हमारे एक्सपर्ट्स रिकमेंडेशन बाय करने के लिए दे चुके हैं। टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, इस पर आपको एक अच्छी रिकवरी दिख रही है, अच्छी इसमें बाइंग दिख रही है। इनफैक्ट मिड कैप आईटी के भी कई सारे काउंटर्स कल भी तेज थे, लेकिन आज एक रिकवरी बाउट आपको मेटल स्पेस जो कल नहीं चल रहा था वहां पर आपको एक शॉर्ट कवरिंग बाउट जरूर थोड़ा सा दिख रहा है कुछ सिलेक्टिव स्पेसेस में। लेकिन अगर आईटी की बात करें ओवरऑल एफएनओ में भी जो काउंटर्स प्रेजेंट है उसमें काउंटर्स लाइक एम्फेसिस, इनमें एक अच्छी मूव दिखाई दे रही है। तो 18,100 के ऊपर हम बंद हुए और सेंसेक्स यहाँ से लगभग 350 पॉइंट की तेजी के साथ मेटल काउंटर्स, मेटल पैक पूरा 2.5% रिकवर हुआ आज इंट्राडे में। तो यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है जिसमें कंट्रीब्यूट आपको सेल जैसे काउंटर, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे काउंटर और बहुत सारे एल्यूमिनियम काउंटर, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस थोड़े नीचे भी हैं एल्यूमिनियम, जिंक, मेटल के, और जिसके चलते आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी हुई है। इनफैक्ट शॉर्ट्स कवर हुए हैं इसे कहना चाहिए। लेकिन ये कुछ काउंटर्स जो आप निफ्टी पर देख रहे हैं, इसके अलावा जो अगर आप एफएनओ में बात करें तो एफएनओ में आपको कुछ दूसरे काउंटर्स जहाँ पर अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिखी, उसमें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे काउंटर, बिरला सॉफ्ट जैसे काउंटर्स और टाटा पावर जैसे पोस्ट नंबर्स काउंटर्स दिख रहे हैं जहाँ पर एक अच्छी मूव देखने को मिली है। सो ओवरऑल आज मैक्सिमम एडवांसेस फिर से आपको एफएनओ स्पेस में, सीमेंट स्पेस में देखने को मिल रहे हैं और साथ ही बैंकिंग स्पेस में कहीं ना कहीं अब शॉर्ट बिल्ड हुआ है और बैंकिंग इंडेक्स तो इनफैक्ट लाल निशान में स्लिप हो चुका है और वहां पर थोड़े से शॉर्ट जरूर बुक हुए हैं, प्रॉफिट जरूर बुक हुआ है और उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन एक्सेस का था क्योंकि वहां पर एक बड़ी लिक्विडिटी बाजार में आई और उसके बाद आप देख रहे हैं कि एक्सेस वीक हुआ। पोस्ट नंबर्स आपके ऑटो स्टॉक्स लाइक आइशर मोटर, हीरो मोटर कॉर्प, मारुति सुजुकी, यहाँ पर एक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है और रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आज कहीं प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुआ है। सो ओवरऑल बाजार में एक बुलिश बेट, अभी भी बुलिश बायर्स अभी भी बना हुआ है और यहाँ से अब देखना होगा कल बुधवार को किस तरह के ट्रेड निकल कर आते हैं। एफओएमसी की मीट से पहले यूएस मार्केट्स आज कैसे रिएक्ट करती हैं उस पर जरूर नजर होगी। हालांकि अभी आप फिलहाल प्री मार्केट में देखें तो यूएस मार्केट्स में डाउ में लगभग 182 पॉइंट्स की बढ़त है, लेकिन देखना होगा कि कल बाजार में किस तरह की मूव देखने को मिलती है। इसी के साथ शो को फिलहाल यहीं वाइंड अप करेंगे। राजेश, ध्वनि, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और सारी पिक्स हमसे शेयर की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए मुझे दीजिए इजाजत, कल सुबह फिर होगी आपसे मुलाकात ओपनिंग के समय। नमस्कार।